So great. Good morning. Welcome again and let's restart this whole thing. हमने अभी 2 मिनट पहले आपको एक इंट्रोडक्शन दिया था कि ये पूरा 1 घंटे का वेबिनार होने की उम्मीद है। इसके अंदर हम थोड़ा बहुत क्वेश्चन आंसर करेंगे तो हो सकता है कि थोड़ा ज्यादा लगे, बट पेशेंटफुली इस सेशन को अगर आप अटेंड करेंगे तो मजा आएगा, क्योंकि इट इज वेरी सिंपल लैंग्वेज में प्रेजेंट किया जा रहा है। और आप में से जिन्होंने भी पहले हमारे सेशन देखे होंगे तो उनको आइडिया होगा कि हमारा सेशन ऑलवेज एजुकेशन साइड होता है। वी ट्राई टू गिव यू सम लर्निंग डोज, समथिंग थ्रू विच आपके एग्जिस्टिंग पोर्टफोलियो को आप ठीक से संभाल पाओ और अपने वेल्थ में वृद्धि कर पाओ। दैट इज द इंटेंशन ऑलवेज व्हेनेवर वी डू सच वेबिनार। हमारे इस वेबिनार में हम कभी भी कोई प्रोडक्ट सेल नहीं करते, हम कभी कोई पर्टिकुलर चीज नहीं बेचते। सो दैट इज द क्लैरिफिकेशन विथ विच यू शुड अटेंड हियर। यू आर गोइंग टू गेन थिंग्स विच कैन मेक यू फाइनेंशियली फ्री, और आपके जीवन में जो भी आपके इन्वेस्टमेंट्स रिलेटेड गोल्स हैं या कुछ वेल्थ बिल्डिंग प्लान है, वो सब कुछ आसानी से और स्मार्टली कर पाओ। दैट इज द इंटेंट थ्रू विच वी आर गोइंग टू conduct this session. So whether you are a pro or whether you are a beginner, सभी के लिए बहुत इंटरेस्टिंग होता है ये सेशन। दूसरी बात यहाँ पे ये जानना जरूरी है कि आज हो रहा है 21 सितंबर, एक संडे है, बट ऐसे हमारे ऑलमोस्ट हर संडे को ऐसे सेशंस होते रहते हैं। मे बी आपको इनवाइट जाता हो, आप उसे देखते हो और नहीं देखते हो अभी तक, तो प्लीज 2 बातें करिए। आप हमारे admin@infirupee.com admin@infirupee.com को हमेशा फ्रेंड लिस्ट में रखिए, ताकि हमारे मेल्स आपको इग्नोर्ड ना हो, स्पैम में ना जाएं और आप आराम से हमारे ज्वाइनिंग कर सकें। So session objective, as I told you, by the end of the session you will know how to choose a financial product, not by luck but by logic, and that is very important. By logic, अगर आप अपने पोर्टफोलियो को चला पाए, ठीक से कर पाए तो अच्छा रहता है। और आज का चूंकि ये टॉपिक क्यों इंपॉर्टेंट है, आज से 10 साल पहले इतना इंपॉर्टेंट नहीं था, बिकॉज पीपल हैड वेरी फ्यू चॉइसेस। 1-2 ऑप्शंस थे, आप उसमें लगा देते थे, एनएससी खरीद लिया, पीपीएफ में डाल दिया, बैंक में एफडी कर दी, और जो मार्केट था वो इतना मैच्योर्ड नहीं था, यानी प्रोडक्ट्स इतने मैच्योर्ड नहीं थे, तो इसलिए बहुत ज्यादा एरिया नहीं था जहां आप टाइम बिता सकते। लेकिन आज इस कॉम्पिटिटिव वर्ल्ड में, डिजिटल युग में, और जहां इंफॉर्मेशन फ्लो इतनी फास्ट है, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड दीज लॉजिक्स, दीज सिलेक्शन क्राइटेरियाज। सो इसलिए ये तरह के सेशन आपके इन्वेस्टमेंट में वैल्यू ऐड करते हैं, आपकी वेल्थ को फास्टर ग्रोथ देते हैं। So it is important for you to attend such sessions. So about our company, ये बताना जरूरी है जब हम सेशन में एंटर कर रहे हैं, and you should know that who we are. तो 2-3 बात इंपॉर्टेंट है। हम 1200 करोड़ मैनेज करते हैं, ठीक है, म्यूचुअल फंड्स के अलावा डायरेक्ट इक्विटीज एंड ऑल में। हम एक एमफी रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर हैं। ये भी इंपॉर्टेंट है टू अंडरस्टैंड व्हाट इज एमफी। एमफी इज एन एसआरओ काइंड ऑफ थिंग, जो एसोसिएशन ऑफ म्यूचुअल फंड ऑफ इंडिया को कहते हैं। सारे रजिस्टर्ड म्यूचुअल फंड एसोसिएशन एक साथ मिल जाते हैं एक जगह पे, और हम उनके डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, तो वहां पे रजिस्ट्रेशन है हमारा। ये इंपॉर्टेंट लाइन है जो इस सेशन के शुरुआत में मैं फोकस करना चाहता हूं। और ऑलवेज वी गिव दिस डिस्क्लोजर दैट वी अर्न कमीशन। हम फीस नहीं चार्ज करते, हम आपसे आपकी अपनी सेवा के लिए, चाहे सेवा मेरी कुछ भी हो, चाहे हैंड होल्डिंग की सेवा हो, आज ये वेबिनार हो रहा है, ये भी एक सेवा का ही पार्ट है, बट whatever we do, we give you all these through commissions which we earn from the manufacturer. आपसे कोई फी चार्ज नहीं करते। So बहुत सारे लोगों को यहाँ क्वेश्चंस होता है, और सेबी चाहती है कि हम ड्यूरिंग आवर सच सेशन जो आज मैं कर रहा हूं, आपको एक क्लैरिटी से बता दूं कि ये कमीशन देना और नहीं देना आपके हाथ में है। So अगर आप मुझसे सेवा नहीं चाहते हो, you don't want us to earn commission, you have an option, you leave us and do things directly. So that is always an option, but we deserve this commission। इसके लिए हम मेहनत करते हैं, हम कोशिश करते हैं कि हमारी कमीशन की हम पूरी तरह से रिवार्ड आपको दे दें, एंड हेंस वी सेल रेगुलर प्लान। सो जो प्लान जो हमारे जैसे डिस्ट्रीब्यूटर बेचते हैं, उसका जैसे नाम होगा HDFC फ्लेक्सी कैप रेगुलर प्लान। सो ये रेगुलर वर्ड हमेशा हमारे में लगा रहता है, बिकॉज वी सेल दैट। सो विद दैट डिस्क्लेमर, वी आर एंजॉयिंग आवर 21st ईयर ऑफ इन्वेस्टमेंट सर्विसेज। हम 12 सितंबर को ही 21 साल के हुए हैं, एंड ऑल थैंक्स टू यू ऑल। इसके साथ हम आगे बढ़ते हैं। सो कंपनी नेम इज इन्फिनिटी फिनसर्व प्राइवेट लिमिटेड, एंड वी हैव completed 21 years with that
दोस्तों, सबसे पहले ये बात भी जानना है कि इस कंपनी का इंटरफेस क्या है। जो भी हम आज बात कर रहे हैं तो ये वेबिनार है, बट आप हमसे कैसे कनेक्टेड रह सकते हो। बहुत सारे लोग होंगे जो कनेक्टेड रहते होंगे, जो नए यूजर्स हैं, या देयर आर पीपल हु हैज जॉइंड अस एंड वाचिंग दिस वेबिनार फर्स्ट टाइम। दे शुड नो दैट हमारा जो इंटरफेस है, एक वेबसाइट है विच इज infirupee.com। हमारे पास मोबाइल एप्लीकेशन है जिसे हम फंड कनेक्ट के नाम से दोनों स्टोर्स पे है, iOS एंड्रॉइड। एंड हमारी ऑफिस लखनऊ में है। अभी अभी रिसेंटली वी हैव स्टार्टेड एट ऑपरेशन इन न्यू दिल्ली आल्सो। सो एंड वी हैव अ टीम, decent team to help you. So let's get started. And as the topic I clarified you in the beginning, it's financial freedom through smart product selection. So financial freedom तो ठीक है, सबको चाहिए, everybody needs financial freedom. इसका definition क्या है कोई पूछे तो financial freedom का मतलब होता है कि when you retire you should not be dependent on others, your monthly income should be enough for you to survive. आप रिटायरमेंट के समय तक के लिए किटी पैदा करना चाहते हो, जमा करना चाहते हो, उसे फाइनेंशियल फ्रीडम अप्रोच कहते हैं। आपके बच्चों को पढ़ाने के लिए आपको लोन ना लेना पड़े, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। आपको किसी भी चीज को करने के लिए, अपने शौक पूरे करने के लिए पैसे की कहीं से बाहर से जरूरत ना पड़े, सो दैट इज कॉल्ड फाइनेंशियल फ्रीडम। एंड ये सब कुछ तब आता है जब आपकी सेविंग्स बेटर हो पाए, एंड दैट्स वेयर इट कम्स स्मार्ट प्रोडक्ट सिलेक्शन। अगर आपके सेव किए हुए, बचत किए हुए पैसे को स्मार्टली इन्वेस्ट नहीं कर पाते हो, आपका प्रोडक्ट सिलेक्शन ही रॉन्ग हो जाता है, तो जिस जगह आप रखोगे वो सड़ जाएगा, खराब हो जाएगा, या फिर डेटोरिएट हो जाएगा। तो जो भी ये प्रॉब्लम आपके आ सकती है फाइनेंशियल फ्रीडम के आड़े, वो इन्वेस्टमेंट के प्रोडक्ट सिलेक्शन पे आ सकती है। तो इसलिए आज का ये टॉपिक बड़ा इंपॉर्टेंट है कि हमें सही सिलेक्शन करने भी सीखना चाहिए। फाइनेंशियल फ्रीडम के बारे में तो हम जरूर मोटिवेट करते हैं सभी को, और आज भी हम करेंगे कुछ एक दो स्लाइड्स उसके ऊपर, बट ये मेरा आज एम्फेसाइज होगा, हमारी जो पूरे सेशन होगी इसी के ऊपर होगी। सो मनी मेकिंग डिसीजंस लॉजिकल होने चाहिए, इमोशनल नहीं है, तो आप सब जानते हो। तो इसी टॉपिक के साथ हम ये लॉजिक को डिस्कस करते हैं। और जब हम इस बात पे आएंगे और ये तय हो गया कि मेरी ऑडियंस आज जो भी सुन रही है, यहाँ समझ रही है, उसका एक ही ऑब्जेक्टिव है कि मैं फाइनेंशियल फ्रीडम अचीव करूं बेहतर निवेश की योजनाओं से या बेहतर प्रोडक्ट की सिलेक्शन से। तो इसलिए ये जरूरी है कि इस कुछ स्लाइड में ये समझ आ जाए कि आखिर वेल्थ बिल्डिंग का अंदाज कैसे लगाया जाना चाहिए। अगर आपको 2 गुना बनाना है 10 साल में, ये 10 इयर्स का मैंने लिखा है, तो 10 साल में 2 गुना बनाना है तो आपके लिए 8% काफी है। कुछ लोग ये सवाल पूछेंगे कि मुझे 2 गुना बनाना है या 10 गुना, ये कौन बताएगा, सबको 100 गुना बनाना है क्यों, मैं 2 गुना में खुश क्यों हो जाऊं। तो दोस्तों, ये सब कुछ के साथ रिस्क अटैच्ड है। 2 गुना बनाना है तो रिस्क ऑलमोस्ट 0, 6 गुना बनाना है तो रिस्क ऑलमोस्ट डबल, 3 गुना बनाना है तो रिस्क ऑलमोस्ट बीच बीच का। तो इसलिए ये मत सोचिए कि ये चॉइस आपकी एकदम ब्लाइंड हो जाएगी। अगर आपको 6 गुना क्या, आप यहाँ 16 गुना बनाइए, कौन मना कर रहा है। बट 16 गुना में क्या चांसेस हैं, पहुंचेंगे या नहीं पहुंचेंगे की प्रोबेबिलिटी पहुंचने की मात्र 1% रहती। तो ऑब्वियसली आप जितना, ये बेंचमार्क है विच इज अ सेफर बेंचमार्क फॉर इंडिया। भारत में 8% कमाना बहुत आसान है, और इसमें पैसे डूबने की, गिरने की दोनों ही चांस बहुत कम है। आप लगातार 8% कमा सकते हो अगर आप चाहो तो। इसके लिए बहुत ना लर्निंग चाहिए, ना एजुकेशन चाहिए, ना बहुत अच्छी हैंड होल्डिंग चाहिए। हम जैसे डिस्ट्रीब्यूटर्स के साथ जब आप मिलते हो, या कोई भी हमारे जैसे कंसल्टेंट से आप बात करते हो, या आप अपनी खुद की मेहनत लगाते हो अपने सेविंग्स के ऊपर कि इसको और बेहतर कैसे बनाएं, तो ऑब्वियसली आपका बेंचमार्क ये थोड़ी रहेगा। ये बेंचमार्क कितना होना चाहिए, तो फर्स्ट बेंचमार्क शुड बी दिस वन, 12%। कि चलो 4% की महंगाई, 8% तो आराम से कमा सकता हूं, 4% महंगाई के नाम पे, तो 12% अगर आप एक लक्ष्य बनाते हो, सो दैट इज द फर्स्ट थिंग विच यू शुड लुक एट, दैट शुड बी योर फर्स्ट बेंचमार्क। तो अगर 12% के रेट से 10 साल में कोई भी पैसा डाल के छोड़ दो तो 3 गुना हो जाता है, ऑलमोस्ट 3 गुना। ये कंपाउंड रिटर्न का टेबल के हिसाब से। और दोस्तों, अगर ये रिटर्न 20 हो जाए तो 6 गुना। तो ये दोनों के बीच में ये जो बैलेंसिंग एक्ट आपको खेलना है, तो आज हम ये सेशन जो करने जा रहे हैं यही देखने जा रहे हैं कि अगर मुझे 20 का लक्ष्य बनाना है, 15 का लक्ष्य बनाना है, यानी 12 से ज्यादा और
20 के आसपास का रिटर्न। तो ये देखना। अब आप पूछोगे जरूर आगे चल के कि अभिनेश जी ये संभव है 20% की रिटर्न देखना? इजी है? देखना चाहिए भी कि नहीं देखना चाहिए? तो ये सब बातें आज के कुछ स्लाइड्स में आपको समझ आएगी। एंड दिस इज अ वेरी प्रैक्टिकल स्टार्टिंग स्लाइड कि आप अपने दिमाग में, अपने मन में क्या प्रवृत्ति बनाने वाले हो। मेरे हिसाब से 10 साल में 3 गुना इज अ वेरी आइडियल रियलिस्टिक पिक्चर विच एनीवन कैन थिंक अबाउट। एंड 10 साल में 6 गुना एक एक एम्बिशियस टारगेट होना चाहिए, जो भारत में आने वाले 10 साल में क्यों संभव दिखता है उसकी भी हम बातें करेंगे। चलिए, यही चीज अगर 10,000 रुपया महीने के सैंपल में मैं आपको सिखाऊं और दिखाऊं कि अगर आप 10,000 रुपया महीना या 10 को आप अपने चाहो तो 1 लाख कर लो और चाहो तो 1,000 कर लो, वो आपकी मर्जी। मैंने यहाँ 10,000 का एक सैंपल दिखाया है कि 10 साल अगर हम 10,000 रुपया महीना डालें, 10 साल 10,000 लगातार डालें, तो सेम वही 8% के रेट से चले तो हम 18 लाख बना के रुक जाएंगे। और अगर हम 12% कर पाए तो 23 लाख बना लेंगे। और अगर हम एम्बिशियस टारगेट के हिसाब से चले तो 34 लाख बना लेंगे। ना ये जो मैंने दोनों स्लाइड आपको दी है, 18, 34, 23 इधर और 2 गुना, 6 गुना और 3 गुना इधर, ये आपका एक बेंचमार्क रिमेम्बरेंस हो जाता है। जब भी आप जीवन में निवेश करते हैं, जैसे आप लोग सबको अपनी डायबिटीज के लिए शुगर का बेंचमार्क पता है कि इससे ऊपर होगा तो ज्यादा, इससे नीचे होगा तो ठीक है। उसी तरह ब्लड प्रेशर, तो अपने जीवन में हेल्थ के लिए आपने कुछ नंबर्स को याद कर लिए हैं, उसी तरह वेल्थ में कुछ नंबर्स याद कर लीजिए और ये नंबर्स आपको आगे काम आती हैं। इसी के बेसिस पे आपको अच्छा और बुरा दोनों महसूस हो सकता है अपने पोर्टफोलियो को लेकर। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और ये समझ लेते हैं कि हिस्टोरिकली ये बात साबित हो चुकी है और ये सरकार ने अपने पोर्टल्स पे लिख लिख के बताया है कि ट्रेडिंग से कभी कोई वेल्दी नहीं बना। वेल्दी का मतलब अलग अलग डेफिनेशन है। किसी के लिए वेल्दी बनने का मतलब है कि मेरा पैसा बस सुरक्षित हो जाए और मुझे जीवन यापन ठीक से कट जाए। तो जो बड़े अमीर लोग हैं जिनके पास 100 करोड़ 150 करोड़ है, वो क्यों बेकार में इधर उधर रिस्क लेंगे? उस 100 करोड़ को 8% पे भी डाल देंगे, उनकी जीवन कट जाएगी। तो दे विल नॉट टेक अननेसेसरी रिस्क। लेकिन जिसके पास आज स्ट्रगल है, पैसे कम है मगर सपने ज्यादा, उनको तो मजबूरी है, उनको तो रिस्क लेना ही पड़ेगा। तो रिस्क लेने में जो लोग वेल्थ बनाने के चक्कर में ट्रेड करते हैं, व्हाट इज ट्रेड? ट्रेड इज लाइक 30 रुपए का चीज खरीदा और उसको बेच दिया 32 रुपए में, फिर उसके बाद वही चीज फिर खरीदा 42 में और बेच दिया फिर 44 में, और ऐसा करते रहते हैं वो जीवन भर। लेकिन उनको जब, और एक समय आता है जब वही चीज वो 1,200 रुपए का खरीद के 1,300 रुपए में बेचते हैं और उनको बहुत खुशी मिलती है इस बात से, क्योंकि मैंने अपने स्टॉक को ऐसे कमाया ऐसे कमाया, और वो स्टोरीज अपने दोस्तों को सुनाते हैं, अपने पोर्टफोलियो दुनिया को दिखाते हैं। बट अल्टीमेटली देयर इज नथिंग देयर। ये 30 रुपए का शेयर वो लेके ही छोड़ देते तो 1,500 रुपए तो हो ही जाता एक पीरियड में, जिस जो ज्यादा कमा के देता उनको। सो इट इज हिस्टोरिकली प्रूवन दैट अ गुड स्टॉक, a good company, a good business always has made you wealthy, always, if you have invested in it instead of trading it. So chalo, with that tips we are passing by to the new slides और ये हम देखते हैं कि wealth building in past 10 years क्या रहा है। तो छोटा सा गेस है आप लोगों के सामने कि यहाँ पे मेरे पास गोल्ड है, यहाँ पे मेरे पास लेंडिंग का रेट है। लेंडिंग मतलब जब आप किसी को उधार देते हो। यहाँ पे मेरे पास अर्ली स्टार्टअप, यानी कि अगर आप किसी के बिजनेस में बहुत पहले पहचान के उसके बिजनेस के पार्टनर बन जाते हो कि ये तो अच्छा करेगा ही, है ना। तो उसी तरह इक्विटी पार्टनरशिप मतलब बिजनेस चलता हुआ है और तब उसके पार्टनर बन जाओ। रियल स्टेट खरीद लो। तो इन सब में क्या रहा होगा पिछले 30 साल का रिटर्न? मेरे पास है आंसर, लेकिन मैं चाहता हूं कि आप एक छोटा सा मैं पोल दूं अगर आप लोग को, तो आप वो पोल लेके देखो और मुझे प्लीज आंसर बताओ। जस्ट 1 सेकेंड, आई एम पुटिंग अ पोल। सो यू सी द पोल इज देयर, प्लीज स्टार्ट गिविंग योर आंसर। 1 मिनट लगेगा, जरा कोशिश करिए इसमें कुछ आंसर देने के। ग्रेट, बहुत बढ़िया, ठीक है, थैंक्स थैंक्स फॉर गिविंग आंसर। एक दो लोग और आंसर दे दें तो हमें पार्टिसिपेशन अच्छा लगेगा। थैंक यू, एंड आई विल गेट कंफर्म कि आप लोग सुन रहे हैं सेशन। थैंक यू। तो चलिए, तो मैंने
पोलिंग ले ली, रिजल्ट आ गया और ज्यादातर लोगों ने जो आंसर किया है वो बिल्कुल सही है। इक्विटी के बारे में सबने कहा है कि इट इज अ गुड ऑप्शन, इसी ने सबसे ज्यादा रिटर्न दिया है, तो ठीक है। तो इसका मतलब ऑडियंस अवेयर है इस बात से, मुझे इसके लिए कोई खास बैकग्राउंड नहीं बनानी पड़ेगी, ऑल ऑफ यू नो दैट। सो आई एम जस्ट प्रेजेंटिंग इट अगेन। ग्रेट। सो आप में से सभी ने ये आंसर दिया कि इक्विटी, और कुछ लोगों ने गोल्ड दिया ऑफ कोर्स, क्योंकि आजकल गोल्ड का बोला बाला है और वो लाख रुपए के ऊपर ट्रेड कर रहा है, तो शायद उनको लगा कि गोल्ड बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। बट समझ लीजिए, गोल्ड इज नॉट अ ग्रोथ प्रोडक्ट, इट इज अ कमोडिटी। कमोडिटी कभी डिमांड में होती है तो उसका भाव भाग जाता है, बट उसमें कोई ईपीएस, बिजनेस करने की क्षमता या एम्प्लॉयमेंट नहीं देना है, उसका कोई प्रोजेक्ट नहीं है, तो इट इज नॉट एन एसेट जो किसी भी रीजन से सडनली ग्रो करना शुरू हो जाए। उसका सिर्फ डिमांड सप्लाई खेल होता है। सो गोल्ड इज नेवर अ वेल्थ बिल्डर प्रोडक्ट। करेंटली वो अच्छा है, बहुत सारे हम लोगों ने सेशंस भी किए हैं और आपको बताया है कि जब दुनिया भर में स्ट्रेस होता है और करेंसी की वैल्यूज की लड़ाई हो रही होती है, तो गोल्ड बादशाह और हीरो हो जाता है। जब डॉलर और रुपया लड़ेगा, चाइना और रशिया की करेंसी में आपस में लड़ाई होगी, ये सब जब आपस में लड़ रहे होंगे, तो गोल्ड इज द कॉमन ब्लू आइड बेबी, जिसको सब चाहेंगे कि मेरे पास हो। So this is the reason today gold is attractive, but it will never be a asset class for your wealth building. So anyway, so today business or equity is the great thing, and this is the answer which you all can have. You can check it from your past records, and Google में जाके देखेंगे तो 16-16.5% का रिटर्न का लगातार CAGR। और हमें क्या चाहिए था, जो मैंने इस स्लाइड में दिखाया कि आपको तो यही चाहिए और ये इसके बीच का कुछ चाहिए। तो इसके बीच का अगर चाहिए तो ऑब्वियसली द रियलिस्टिक प्रोडक्ट विच यू शुड लुक एट इज द इक्विटी। सो नाउ द टॉपिक शुड अगेन गो, एंड ऐसा हमारे हर वेबिनार में होता है, सेमिनार में होता है कि हम अपना 90% टाइम इसी पे बिताते हैं कि प्रोडक्ट सिलेक्शन इक्विटी में कैसे करें। तो आज भी हम वही करेंगे, क्योंकि ये कोई एफर्ट नहीं है, इसके लिए कोई रॉकेट साइंस नहीं है, इसके लिए कुछ ऐसा स्पेशल ट्रेनिंग नहीं चाहिए आपको। हाँ, दिस इज एन एरिया विच इज वेरी इंपॉर्टेंट टुडे, एंड दिस इज एन एरिया जहां पे आपको थोड़ी लर्निंग की शायद जरूरत पड़े। we will have a separate session for that. We are going to conduct another session for early startups, AIF and unlisted, वो हम लोग करेंगे, so that will be separate issue. आज हम सिर्फ बात करने वाले हैं इक्विटी की और इक्विटी से रिलेटेड प्रोडक्ट की। सो कुछ इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स की बातें देखें ऐसे वेबिनार में, जहां आपको थोड़ा मोटिवेशन मिलना चाहिए कि इक्विटी एंड बिजनेस के अंदर जाने के लिए मोटिवेशन मिलना चाहिए। सो ऐसा बहुत बड़े बड़े लोगों ने कहा है, जितने भी वेल्दी लोगों से आप जाके मिलेंगे, कभी उनका इंटरव्यू लेंगे या उनके पास जाके बोलेंगे सर व्हाट इज द सक्सेस, तो वो बोलेंगे मैंने अच्छे बिजनेस में इन्वेस्ट कर दिया एंड दैट इज माय सक्सेस स्टोरी। सो एवरीबडी हु हैज सक्सीडेड हैज आइदर आइडेंटिफाइड द गुड बिजनेस और हैव डन अ गुड बिजनेस। सो दो ही तरीका है पैसा बनाने का, दो ही तरीका है वेल्थ बिल्ड करने का। अपना खुद का बढ़िया बिजनेस करो या दूसरों के अच्छे बिजनेस में भागीदार बन जाओ। एंड फ्रेंड्स, उसी ही कहते हैं इक्विटी इन्वेस्टिंग। Getting in partnership in any other's business is called equity investing or share investing. So buying a share is a beautiful thing. Sometimes लोग उसको गंदा बना देते हैं उसमें ट्रेडिंग का एलिमेंट डाल के, बट अगर आप ट्रेडिंग को बाहर कर दें, आप एक इन्वेस्टमेंट पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, तो इक्विटी यानी बिजनेस आर द बेस्ट वे टू बिल्ड वेल्थ। सो दोस्तों, यहीं पे शुरू होता है कुछ मेरा सेशन का पार्ट, लाइक कि अगर हम कुछ इन्वेस्टर्स जिनसे हम इंस्पायर होते हैं या उनकी पोर्टफोलियो से इंस्पायर होते हैं, तो मैं कुछ लोगों को ट्रैक करता हूं, कुछ लोगों को आप करते होंगे, तो हम देखते हैं कि जैसे मान लो आर के दमानी एसोसिएट्स के पास 14 कंपनी है, जिसमें बेस्ट पिक अगर हम देखें, या ये स्लाइड दिखाने का मेरा मकसद ये था कि आपको ये बता पाए कि बिजनेस से ROI यानी कि रिटर्न जनरेट करना कितना संभव है। तो ये 12 औरतों तो कुछ भी नहीं है। अगर अच्छा बिजनेस आइडेंटिफाई हो गया, जैसे मान लो इन लोगों ने किया, तो 28-23% का रिटर्न आ जाता है 3 महीने में। बट प्रॉब्लम ये है कि इनके पास 14 कंपनी है, उसमें से हो सकता है 5 कंपनी में -28 भी आया हो। सो डोंट जस्ट लुक एट दिस पिक्चर, बट व्हाट आई एम ट्राइंग टू शेयर हियर कि इफ अ गुड फंड इज आइडेंटिफाइड, गुड बिजनेस इज आइडेंटिफाइड इन द राइट टाइम, it gives you huge return and see the returns. So
एंड अगर हम इनके और भी नाम लोगों के देखेंगे जो अच्छे इन्वेस्टर्स हैं इंडिया में, जो बड़ा पोर्टफोलियो मैनेज करते हैं, तो रिटर्न तो 200 और 300% की भी बुक में दिखती है। हाँ, बट ये देख के ये मत समझिएगा कि यही एक सार है इस बिजनेस में आने का। ये वन ऑफ केसेस होते हैं। मेरे कहने का मतलब 20 स्टॉक में से अगर एक ने 200% का दे दिया और 18 ने 12-13 का भी दे दिया, तो आपका ओवरऑल पोर्टफोलियो ठीक हो जाता है। बट these are the possibilities with the business, and these are the possibilities in equity, so you should look at it. And the last 10 year एवरेज होके, यानी ऊपर नीचे 200%, 250%, 80%, ये सब मैनेज होने के बाद 10 साल में क्या हुआ, ये टेबल एक इंपॉर्टेंट है। तो अगर हम लोएस्ट पकड़ के चलते हैं तो 14 और टॉप पकड़ के चलते हैं तो 19, तो अगर हम इस रेंज में देखें तो ठीक ठाक रिटर्न है। अगर आप एक अच्छा थीम ही पकड़ लिए होते, मान लो 10 साल से कोई एनर्जी में लगातार लगा रहा था, जो एनर्जी 10 साल पहले बिल्कुल फीका, सस्ता, कोई नहीं पूछने वाला बिजनेसेस होता था एनर्जी, आज वो एक इन डिमांड बिजनेस है। तो आप देखिए कहां से कहां रिटर्न आया, और बिल्कुल वॉलेटिलिटी नहीं है, एकदम सीधा चलता जा रहा है। स्मॉल कैप तो हमेशा हीरो रहा, यानी छोटी कंपनियां जो धीरे धीरे हीरो बनती हैं। टेक्नोलॉजी हैज एवरग्रीन। तो ये दिख रहा है आपको कि लार्ज कंपनियां तो फिर भी पीछे हैं, बहुत पीछे हैं इस रैंक में। यानी बड़ी कंपनी जिसे सब जानते हैं, टाटा, बिरला, हिंदुस्तान लीवर, फलाना, ये सब ऑलरेडी हाई प्राइस्ड बिजनेस है। आप उनमें भागीदारी लेने जाएंगे तो आपको 100 रुपए के बदले हो सकता है 400 रुपए देना पड़ जाए एक शेयर के, बिकॉज आपका प्राइस महंगा है वहां पे। एवरीबडी नोज अबाउट इट एंड एवरीबडी इज गोइंग देयर। बट कॉन्ट्रेरियन व्यू ये है कि वो सेफर हैं, वो बिजनेस कभी डूबेंगे नहीं। तो आपको भले वो महंगा मिल रहा है, बट वहां पे रिस्क कम है गिर जाने का। तो इसलिए ज्यादातर लोग नोन शेयर खरीदते हैं, जिनको वो जानते हैं, जिन्हें दुनिया जानती है। बट उनकी प्रॉब्लम यह है कि उनको ये रिटर्न्स नहीं मिलेगा। ये रिटर्न्स वहां से मिलेगा जो अननोन शेयर्स होंगे, अननोन बिजनेसेस जिसे आप नहीं जानते, कॉमन आदमी नहीं जानता, लेकिन वो कर रहा है काम। अब ईशा मीडिया रिसर्च, हो सकता है आप नहीं जानते कि ये क्या करता है। पॉलिसी लिटिगेशन का आपको डीप नॉलेज नहीं होगा कि इसका काम क्या है। तो ये जब आप नहीं जानते हैं तो इसका भाव जो भी पकड़ेगा वो वही उस बिजनेस को जो जानता है वही पकड़ेगा, तो वो चीपर मिलेगा उसको मार्केट में। तो जब आपको 10 रुपए की कोई चीज मिल रही है, 8 रुपए की मिल रही है, और जब 80 रुपए की होगी, तो आरओआई तो यही बनेगा ना। हाँ, बट प्रॉब्लम ये है इनके साथ रिस्क, कि अगर ये बिजनेस नहीं चला तो आप एकदम से जल्दी उड़ जाएंगे। देयर रेजिस्टेंस इज वेरी लो अगेंस्ट द विंड। कोई अगेंस्ट द विंड चल गया, कोई पॉलिसी मैटर चेंज हुई, तो बर्बाद होंगे। तो खैर, दिस इज द बैलेंसिंग एक्ट विच यू हैव टू प्ले, यू हैव टू थिंक, एंड दैट्स द रीजन यू आर हियर टुडे, फॉर द लॉजिकल आइडेंटिफिकेशन प्रोसेस। उसी को समझने के लिए आप लोग यहां आज हो। ये तो आप समझ गए अभी तक के लेवल पे कि देयर आर गुड अमाउंट ऑफ पॉसिबिलिटी इन इक्विटीज। ऑल दीज आर इक्विटीज, एज यू सी। वो कैसा है और क्या है वो हम टाइम टू टाइम समझेंगे। So next decade, people say, everybody say today, चाहे मोदी जी अपने भाषण में बोले, चाहे पीयूष गोयल जी जाएं, चाहे आप कोई भी एमिनेंट पर्सनालिटीज को टुडे देखें, बड़े बड़े बैंकर्स, experts, everybody in their statement show this slide that next decade belongs to India. बट इसमें सच्चाई ये है कि कोई भी बात गलत नहीं है। ये नेक्स्ट डिकेड एक्चुअली बिलोंग्स टू इंडिया। इसके लिए कोई कंट्रेरियन, कोई काउंटर अटैक नहीं है। हाँ, डिकेड बिलोंग्स टू इंडिया इन मनी मॉनेटरी टर्म्स, ये सही है। हेल्थ टर्म्स में देयर आर चैलेंजेस। भारत की बढ़ती आबादी के कारण भारत में हेल्थ कंट्रोल इज अ बिगेस्ट चैलेंज इन नेक्स्ट 10 ईयर। लोगों में एपिडेमिक फैलना, बीमारियां, चीजें, वाटर सिस्टम, ये सब प्रॉब्लम होंगी, और दैट वी विल सी दैट हाउ इंडिया टैकल्स दैट। बट वेल्थ ग्रोथ तो भाई फॉर श्योर है। अगले 10 साल भारत में सब कुछ होने वाला है। आपकी देश में तरक्की होगी, आपके देश का ग्रोथ होगा, आपके देश का पर कैपिटा बढ़ेगा, और उसके बहुत सारे रीजंस हैं। वो रीजंस एक दो हम क्विक देखेंगे, जो कि सारे लोगों को आज पता भी है और आपने हर चैनल में, यूट्यूब पे, भाषण में सुना है। So I will not repeat that, but yeah, I will just try to reconfirm that ये confidence आप में रहे कि India is the next story on the globe, and उसके बहुत सारे reason हैं।
इंपॉर्टेंट रीजंस हैं। सबसे पहला जीडीपी का ग्रोथ रेट, जो अभी आप 6 से 7.5 देखे हो, 7.8 भी लास्ट हमने देखा है, बट एक्चुअली इट विल एंड अप इन 10, ऐसा हम लोग का फाइनेंस कहता है। बिकॉज जो कंपाउंडिंग इफेक्ट है वो आना शुरू होता है हमेशा थोड़ा लेटर स्टेज पे। तो 7.8 जो अभी आप देखे हो उसमें कंपाउंडिंग इफेक्ट भी शामिल है, इसीलिए 680, 690, 690 करते करते वो 780 पे पहुंच गया। यही 780, 8, 8, 10, ये 10 पे पहुंच जाएगा। सो व्हेन विल एंड आवर CAGR विल एंड एट 10, दैट इज अ बिग बिग नंबर। जब आप दूसरे कंट्रीज का देखेंगे तो हमारा जो नेक्स्ट नियरेस्ट कंपटीशन होगा, जो फोर्थ लार्जेस्ट जीडीपी होगा, हम हो जाएंगे इस पॉइंट पे सेकंड और थर्ड। जो हमारा फोर्थ वाला होगा वो हमसे आधा होगा, और फिफ्थ सिक्स्थ वाले तो हमारे एक चौथाई रह जाएंगे। सो देयर इज अ गैप, इट्स नॉट दैट हम नेक टू नेक लड़ रहे हैं। तो ये गैप से क्या मतलब है, व्हाई पीपल आर टॉकिंग अबाउट दिस गैप? गैप का मतलब ये है कि जब कोई आदमी लैप बड़ी बड़ी कवर करने लगता है मैराथन में, और तो जो फर्स्ट आ रहा आदमी है उसको वो 3 लैप, 4 लैप, 5 लैप में हरा देगा। सो ये जो गैप है जिससे हम भाग रहे हैं, ये इंडिया को एक बहुत बड़े सुपर पावर की ओर ले जा रहा है, जहां हम वेल्थ कंट्रोल करेंगे, प्रोसेस कंट्रोल करेंगे वर्ल्ड का। बड़ा होने का वेल्दी क्या मतलब होता है? आप बाजार कंट्रोल करते हो। आज आपके पास बहुत पैसा हो जाएगा तो क्या करोगे? आप पूरे शहर का चावल खरीद लोगे, पूरे शहर का चीनी खरीद लोगे, और भाव आप बताओगे कि किस भाव में मिलेगा, क्योंकि नाउ यू विल रिलीज इट अकॉर्डिंग टू यू, एंड दैट्स द वे द कंट्री ऑपरेट्स। तो इसी तरह यूएस ने ऑपरेट किया, अब इंडिया की बारी है। हो सकता है इंडिया ये काम ना करे, हो सकता है वो वर्ल्ड के ऊपर इस तरह रूल ना करे, लेकिन फिर भी हमारे पास एक सुपर पावर आती है। सेकेंड इज कैपिटा इनकम, जो आज आप 2029 देखते हो वो $5,000 पे चली जाएगी। और ये ₹1,000 पर शेयर, जो आज शेयर्स का कितना आप लोग को पता है अर्निंग पर शेयर क्या है अंदाजन स्मॉल कैप कंपनी का? तो लोग थोड़ा टेक्निकल हैं, उनको पता होगा कि टोटल नंबर ऑफ प्रॉफिट जो आती है, नेट प्रॉफिट किसी भी कंपनी का, उसको डिवाइड कर दिया जाता है आउटस्टैंडिंग नंबर ऑफ शेयर से। तो जो रिजल्ट आती है उसे हम कहते हैं ईपीएस, अर्निंग पर शेयर। तो किसी भी कंपनी का टोटल पूंजी शेयरों में डिवाइडेड होता है ना। तो मान लो 100 करोड़ की कंपनी है तो उसके 100 करोड़ के जितने भी होंगे फेस वैल्यू पे डिवाइड हो जाती है, और इस सबरे फेस वैल्यू वाले को हम एक 1 शेयर कहते हैं, पर शेयर। इस शेयर की मार्केट वैल्यू कुछ भी हो, ये ₹10 का, ₹2 का, ₹1 का, जो भी फेस वैल्यू उस पर डिवाइडेड रहता है। तो ये जो ईपीएस होती है ना, ये बताती है कि मैं पर शेयर कितना कमा रहा हूं, तभी बाजार इस शेयर को भाव देता है। तो भारत में छोटी कंपनियां अभी ₹590 पर शेयर कमा रही हैं, ₹690 पर शेयर। तो हो सकता है कि ये 1,000 पे चली जाए, और जितने शेयर वो कमा रही है ईपीएस, उसका अगर 10 टाइम्स भी बाजार उसे मूल्य देता है। 10 टाइम्स किसको कहते हैं दोस्तों? इसको कहते हैं पीई, प्राइस टू अर्निंग रेशियो। तो आज का एजुकेटिव इनटेक आपके लिए है पीई। सो पीई क्या है? पीई इज अर्निंग के कितना गुना कोई कंपनी ट्रेड हो रही है, उसे पी कहते हैं। तो अगर ये ₹1,000 पर शेयर देने वाली कंपनी 10 गुना ऊपर ट्रेड हो रही है, तो उसका कितना होगा भाव? ₹10,000, ₹10,000 मार्केट में। आपको मेरे यहां 10 लिखने से समझ आ रहा होगा कि 10 क्या है, कैसे लिखा अविनेश ने। मार्केट में आपको ये वाला का कोई यूनिट नहीं होता, दिस इज कांस्टेंट, पी इज ए कांस्टेंट। ये सिर्फ गुणन है, गुणन यानी कि भाव, उत्साह। तो अगर ₹1,000 वाली कंपनी के बारे में मुझे लगता है कि इसका ईपीएस अगले साल 5,000 हो जाएगा और फिर 10,000 हो जाएगा, तो मैं बाजार में इस शेयर को पाने के लिए, खरीदने के लिए 10 ही गुना क्यों, 20 गुना भी देने को तैयार हो जाऊंगा, 50 गुना भी देने को तैयार हो जाऊंगा। तो आप लोग को ये ऐसे अंदाज लगाना है कि निफ्टी, जो टीवी में आप लोग रोज देखते हो, निफ्टी जिसका भाव बाजार में नीचे टीवी में टिकर की तरह चल रहा होता है, ये पूरा निफ्टी इंडेक्स का पी क्या है? तो पूरे निफ्टी इंडेक्स का पी है 23 टाइम्स। यानी निफ्टी में लिस्टेड कंपनियां कोई ज्यादा कोई कम, बट एवरेज 23 गुना ज्यादा अपने ईपीएस के बिक रही हैं। चलिए एक बात करते हैं, जोमेटो का पी कितना है? किसी को अंदाज है? आप सोचिए, हम अभी क्विज पे आएंगे। तो पी जो है दोस्तों 10 तो बहुत कम है, 100 भी पी हो सकती है, 50 भी पी हो सकती है। लेकिन पी जो आप आज आपने सीखा वो ये सीखा
कि हम किसी भी कंपनी को कितनी औकात देते हैं, कितना गुना ज्यादा आंकते हैं, उसे पीई कहते हैं। ये तो आपका लर्निंग वॉच का। तो जब हमारे कंपनी के ईपीएस बढ़ेंगे और पीई कम भी होगी, तब भी मेरा वैल्यू कंट्री का बढ़ेगा। सो पीई अगर कम होगी तो क्या होगा, कंपनी कैसी मानी जाएगी, सस्ती सस्ती। और पीई कम होने से विदेशी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स या कोई भी बड़ा इन्वेस्टर, कोई भी बड़ा फंड एनालिस्ट उस शेयर पे कूद पड़ता है। तो यानी हमारे देश की ही जब ईपीएस बढ़ जाएगी तो देश की पीई घट जाएगी। जब पीई घट, क्योंकि ये दोनों दोनों प्रोपोर्शन में चलते हैं, तो अगर पीई कम होके भी किसी को ज्यादा पैसा कमाने का मौका मिलेगा तो कहां आएगा, इंडिया। India will get flooded with that kind of money, FII's money, FDI's money. So ये दिन हमारे आपके रहते इसी 10 साल में दिखने वाला है दोस्तों, और दिख भी रहा है, उसकी सेट हो गई है स्टेज। इन्फ्लेशन 4% आ जाएगा, ये तो मैं ज्यादा ही लिख रहा हूं क्योंकि लिखने की अभी हिम्मत नहीं है लोगों को, वरना यहां 2 लिखना चाहिए। जिस 10 साल में महंगाई अपने चरम लो पे आ जाएगी, चरम लो पे, यानी कि कोई भी बैंक आपको फिक्स डिपॉजिट के 4% से ज्यादा देने को तैयार ही नहीं होगा, क्योंकि बैंकों को पैसा नहीं चाहिए होगा। आप देखते होंगे आज भी आप म्यूचुअल फंड्स का इन्वेस्टमेंट करने जाते हैं या बैंक में डिपॉजिट करने जाएंगे तो सारे बैंक के एम्प्लॉय आपको घेर लेंगे, सर प्लीज इस म्यूचुअल फंड स्कीम में डाल दीजिए। आज से 20 साल पहले वही एम्प्लॉय आपको फिक्स डिपॉजिट के लिए घेरा करते थे, आज वही एम्प्लॉय आपको म्यूचुअल फंड के लिए घेर रहे हैं, क्योंकि सबको पता है कि फिक्स डिपॉजिट इज नॉट गोइंग टू बी एन एसेट। नोबडी इज गोइंग टू टेक लिएबिलिटी ऑन देयर हेड। जब 2% की महंगाई और 4% का लेंडिंग हो रहा होगा तो कोई 5% की एफडी थोड़ी देगा आपको। सो एनीवे, so India is going to that shape and you have to be very very careful that you are there. So as I'm just showing you कि अभी भारत पर कैपिटा 2700 में है, हमारा जो अगला मैंने आपको 5000 लिखा है, हम फिर भी चाइना से बहुत दूर रहेंगे। तो आप देखिए हमें कहां तक का सफर तय करना है। अगर हम सुपर इकोनॉमी में हैं और $13,000 पे हमारी पर कैपिटा होगी तो वो कहां जाएगा, that money will get spent on the economy or will be spent in the system। तो आना तो मार्केट में कंपनियों को ही है। So next decade belongs to India, the demographic, the digital transformation, government reforms, manufacturing push, global shift, everything is aligned। और आप अगर यहां कुछ खोते हैं कि आपको पैसा नहीं बना, तो भाई साहब इसका मतलब आप समथिंग बिग बिग ब्लंडर करेंगे। लेट्स लुक 6 ऑफ देम। अभी देखते हैं 6 ऐसे कैसे ब्लंडर करेंगे आप ताकि आप पैसा ना बना पाए। तो अगर आपको ये 6 ब्लंडर याद रखना है तो रखिए, प्लीज आप इससे दूर रहिएगा, क्योंकि अगर आपने इस 6 में से कोई भी एक ब्लंडर की तो आप भारत की इस पूरी खुशखबरी के साथ नहीं रह पाएंगे। पूरी दुनिया में रहेगी तेजी, पूरा भारत बना रहा होगा वेल्थ, और आपको गलती इस मिस्टेक के कारण भुगतना पड़ेगा। तो इसलिए चलिए अभी से प्रिपेयर हो लें कि वो 6 कौन कौन से ब्लंडर्स हैं जो आपको अवॉइड करने हैं। पहला, बहुत इंपॉर्टेंट, आपको वेल्थ बिल्ड करना है डिकेड में, दिन में नहीं। ट्रेडिंग वर्सेस इन्वेस्टिंग का नुक्सा समझ लीजिए, अभी भी देर नहीं है। छोड़ दीजिए ये लत, छोड़ दीजिए ये एक्साइटमेंट, ये किक कि मैं आज डालूं और ₹1000 कमा लूं। लीव इट, इट विल नॉट हेल्प यू। आप जो चीज आज बेचेंगे ना, 3 साल बाद वो 4 गुना आपके मुंह पे आके खड़ी हो जाएगी। आपको शर्म आ जाएगा कि मैंने बेचा क्यों। ऐसे बहुत लोग हैं जिन्होंने 3 साल 5 साल पहले ट्रेड करके बहुत खुशी दिखाई थी कि मैंने 40% कमा लिया। आज उनके वही शेयर जो वो बेच के 40 कमाए थे, आज 400% के रिटर्न पे ऊपर खड़े हैं। सो दुनिया ऐसी है कि इस समय इस ग्रोथ स्टोरी में आपको इन्वेस्टेड रहना है, ट्रेड नहीं करना है। डोंट बाय थिंग्स टू सेल। इफ यू आर बाइंग थिंग्स टू सेल in a short term, then don't buy it at all. Go for FD and bonds and all. अगर आपको पैसा 10 साल में बनाना है तो भाई साहब 4-5 साल 6 साल से पहले तो सोचना भी नहीं कि मैं डाल के निकाल लूं। तो ये पहला ब्लंडर मत करना, वरना गड़बड़ हो जाएगा, हमारी ग्रोथ ट्रेजेक्टरी मिस हो जाएगी। दूसरा, चूज द इंजन नॉट द पैसेंजर। पैसेंजर सीट कौन है, गोल्ड सिल्वर, ये सब के चक्कर में मत फंसिए। ठीक है वो तेजी है, भाग रही है, आपकी मर्जी, आप उसमें हिस्सा लीजिए, आज चढ़िए कल उतर जाइए, लेकिन उसे अपना वेल्थ पैकेज मत बनाइए। डोंट ऐड दीज थिंग्स इन योर पोर्टफोलियो, जस्ट ट्रेड इट,
थोड़ा बहुत लगा के पैसा कमाना है, कमा लीजिए। मैं ये नहीं कह रहा हूं गोल्ड गिर जाएगा। व्हाट आई एम सेइंग, इट इज नॉट अ ग्रोथ मटेरियल। इसकी ग्रोथ ऐसी ही नहीं रहेगी। अगले 10 साल में गोल्ड अगर 2% का रिटर्न दे दिया तो आपका पूरा पोर्टफोलियो खराब हो जाएगा। आज गोल्ड दे रहा है आपको 50% रिटर्न, 40% रिटर्न, बट ये सिनारियो कंट्री का और दुनिया का ऐसा ही नहीं रहेगा। दुनिया में शांति आएगी। तो इसलिए दिस इज द सेकेंड मिस्टेक, डोंट ट्राई टू ओवरलोड योर थिंग्स विद कमोडिटी। थर्ड, इमेजिन रनिंग अ मैराथन बट नेवर ड्रिंकिंग वाटर। मतलब प्रॉफिट बुकिंग नहीं करेंगे तो थक जाएंगे। प्रॉफिट बुक करना है और उस प्रॉफिट को कहां ले जाना है? उस प्रॉफिट को गवर्नमेंट सिक्योरिटी में ले जाना है। ये सबसे बड़ा स्ट्रैटेजी आज मैं शेयर कर रहा हूं आप लोगों को। दोस्तों आप नोट कर लीजिए कि अगर अगले 10 साल में आपने अपने होने वाले मुनाफे को, जो भी आपको लगता है कि प्रॉफिट बुक करना है, जब भी दोस्तों वो प्रॉफिट 20% 40% आ रही हो, तो कहीं और नहीं, वो प्रॉफिट गवर्नमेंट सिक्योरिटी में खरीद लिएगा। गवर्नमेंट सिक्योरिटी कैसे खरीदा जाता है हमारी टीम बताएगी आपको। लेकिन ये ध्यान रखिए, ना एफडी, ना बॉन्ड, ना नथिंग, जस्ट बाय जीसेक। जब आप जीसेक में वो अपनी प्रॉफिट्स पार्क करना शुरू करेंगे ना दोस्तों, आप जानिए कि 10 साल बाद जब भारत ये वाला भारत होगा, तो भारत की जो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज हैं, 100 रुपए की सिक्योरिटी 250 रुपए की बिकेगी। क्योंकि दुनिया में जो इन्वेस्टर है वो खाली शेयर ही नहीं लेने आएगा, वो भारत का पार्टनर बनने आएगा। और भारत का पार्टनर बनने का मतलब भारत की सिक्योरिटी खरीदना। सो आपको भले उस सिक्योरिटी में 7% की रिटर्न दिख रही होगी, 7% की कूपन होगी, बट वो सिक्योरिटी की फेस वैल्यू इतनी ऊंची हो जाएगी क्योंकि हर किसी को वही चाहिए होगा, बिकॉज दैट विल बी द सेफेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग कंट्रीज बॉन्ड। सो जो आज यूएस बॉन्ड का हालत है, वैसा ही आपकी भारत की बॉन्ड की होगी। तो यहां ध्यान रखिए, ये एक अच्छी स्ट्रैटेजी होने वाली है। और दूसरा है, फोर्थ है, एक्सेस डाइवर्सिफिकेशन में डूब जाएंगे तो जरा अपना पोर्टफोलियो देखिए, बहुत बटा हुआ नहीं होना चाहिए। जरूरी नहीं है बंटवारा। जब देश गरीब होता है, परेशान होता है, पॉलिसीज गड़बड़ होती हैं और डेवलपिंग स्टेज के एकदम प्राइमरी सीमा पे होता है, तो लोग डाइवर्सिफाई करके चलते हैं कि पता नहीं क्या चलेगा, पता नहीं मेरी कंट्री में पावर की कहानी चलेगी कि रोड की, पता नहीं मेरी कंट्री में क्या होने वाला है। बट यहां सब पता है दोस्तों, इट्स ऑल क्लियर कि ग्रोथ इज गोइंग टू बी बेस्ड ऑन आईटी, इंफ्रा, कंजम्पशन। कहां से ग्रोथ आएगी और कंट्री कैसे आगे जाएगी, इट इज ऑलरेडी लेड आउट। सो आपको क्या जरूरत है डाइवर्सिफिकेशन मल्टीपल करने की? जहां पे सही जगह है वहां पे पैसा डालो। सो कंसेंट्रेटेड पोर्टफोलियो होना चाहिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट टिप्स हेयर। फिफ्थ, डोंट जस्ट इन्वेस्ट इन इंडिया, अलाइन विद इंडिया। खाली भारत के पोर्टफोलियो खरीद लिया लेकिन आपकी पोर्टफोलियो में है ही नहीं। सो जिस तरह के पोर्टफोलियो में इंडियन स्टोरी कैप्चर्ड हो रही है, चाहे स्मॉल कैप, लार्ज कैप, एवरीथिंग, आस्क योर टीम मेंबर्स एंड रिलेशनशिप मैनेजर एट इंफिनिटी, दे विल गिव यू दैट। इफ नॉट, ज्वाइन अस फॉर अ सेशन, प्राइवेट सेशन का हमारा लिंक ऑलवेज अवेलेबल है, आप उसमें आइए और बताइए। नाउ स्टेप अप योर एसआईपी। आपको इस 10 साल में वही पैसे से नई जिंदगी बढ़ानी है। आपको हर साल, हर महीने, आपकी तनख्वाह बढ़ती है साल में, आप 10% से एसआईपी बढ़ा दो। अगर आपकी 1 लाख की एसआईपी चल रही है, एक 10 कर दो। 10,000 की एसआईपी चल रही है, 12 कर दो। स्टेप अप करो हर साल। ये अगले 10 साल स्टेप अप आपको बहुत दूर ले जाएगा। मैं कोई कैलकुलेटर यहाँ नहीं खोल के दिखा रहा हूं, बट एनी टाइम यू कैन चेक योर कैलकुलेटर इन एक्सेल कि जो आपकी आज कहानी चल रही है उसमें 10% का इजाफा कर दें तो कितना डबल का अंतर हो जाता है। सो दैट दीज आर द 6 थिंग्स यू शुड डू। ये ब्लंडर मत करना कि भाई गलती से, तो दिस इज नॉट अ ब्लंडर, दिस इज द टिप्स। यहां लिखा था नो स्टेप, सॉरी। तो ब्लंडर ये होगा कि आपने एसआईपी में स्टेप अप नहीं की, दैट इज कॉल्ड ब्लंडर। सो आज का एजेंडा, अब अगले 15 मिनट हमारे पास बचता है, 20 मिनट, जिसमें मैं अब एजेंडा को रैप अप कर रहा हूं विद द टिप्स व्हिच वी टॉक्ड अबाउट, दैट हाउ टू आइडेंटिफाई द गुड स्टॉक, गुड म्यूचुअल फंड्स। ऑब्वियसली हम म्यूचुअल फंड्स पे आएंगे, उससे पहले जरा हम बिजनेस आइडेंटिफिकेशन की टॉपिक करेंगे। सो वी विल learn to set wealth target, this is important. We will learn to be on the right side of the system, that is also important. And we will learn to use your financial distribution system, मतलब you will learn that how to use us। ये तीनों टॉपिक के साथ मैं 5-5 मिनट लूंगा। एक छोटा सा क्विज और खेल लेते हैं ताकि हम लोग को ये पता लग जाए कि आपके पास और क्या आंसर्स है। Okay, so this I think was published earlier also, few people had answered, but अगर कुछ एक बार और आंसर कर दें आप लोग, तो ये तो है कि अप्रॉक्स कितना बनेगा।
तो ज्यादातर लोगों ने निफ्टी के बेसिस पे आंसर दिया है, तो प्लीज टेक अप योर आंसर, एक बार फिर से करिए। ओके, एंड इट्स अ स्मॉल चेक इन बिटवीन, टीम में से कोई बोल दे हम कि एवरीथिंग ओके, आवाज जा रही है सब सही से, एंड ओके, कैन एनीवन कंफर्म ऑल ओके? Abhinav is not able to see the poll. अच्छा, पोल नहीं आ रहा, हाँ ठीक है, तो पोल मैंने रोक दिया है, एक्चुअली वो पोल शायद पहले क्लिक हो गई थी, अब दूसरी पोल आएगी तब करेंगे। सो नो मोर पोल, वी आर नाउ स्ट्रेट टू द एजेंडा। सो लर्न टू सेट वेल्थ टारगेट। लर्न टू सेट वेल्थ टारगेट इस तरह के वेबिनार में, जो कि आप घर बैठ के आराम से देख रहे हैं, ऐसे ही समय में सिखाया जा सकता है। तो मैं चाहूंगा कि 5 मिनट इस पे मैं और स्पेंड करूं, so that you can learn to set wealth goal. वैसे आप लोगों को बता दूं, infirupi.com पे कभी भी आप जाओगे, you can see that free registration is there, so not at all an issue. आप कभी भी एज ए प्ले करना चाहते हो, थोड़ा चेक करना चाहते हो, जस्ट गो ऑन infirupi.com एंड डू द फ्री रजिस्ट्रेशन। आप सबको जो व्हाट्सएप मैसेजेस गए थे इनवाइट के, उसमें मेरा यूआरएल लिंक, कंपनी का नंबर, वो सब है। तो जिन्होंने आज ज्वाइन किया है, वो जब ज्वाइन करके अगली बार थैंक्स वाला मेरा मैसेज जाएगा, उसमें भी लिखा रहेगा। सो डोंट वरी अबाउट नोटिंग दिस थिंग्स, इट इज ऑल देयर अवेलेबल इन द सिस्टम। हाँ, बट ये जरूरी है आपके लिए कि आपको ये समझना है कि अल्टीमेटली गोल सेट करने के 2 तरीके होते हैं। एक कि व्हाट आई नीड टू रीच माय डेस्टिनेशन, ये क्वेश्चन आपके मन में आए, और या फिर आपका क्वेश्चन हो कि मुझे ये डेस्टिनेशन पहुंचना है, बताओ कितना लगेगा। लोगों को शुरू में ये तय करना होता है। सो मान लो एग्जांपल, मेरे पास 50 लाख रुपए है और मुझे ये क्वेश्चन तो सूट करता है, दिस वन, कि भाई बताओ मुझे ये सपने हैं, मुझे एक अंटार्कटिका का क्रूज लेना है, मुझे 15 साल बाद ये करना है, मुझे एक लैम्बोर्गिनी खरीदनी है, मुझे फलाना करना है, मुझे बच्चे को यूरोप भेजना है, फलाना फलाना। तो ये वो लोग करेंगे जिनके पास मनी अनलिमिटेड है, या फिर जिनको कोई मतलब नहीं है कि पहले बताओ बाद में देखूंगा, जितना निकालना मैं निकाल लूंगा। लेकिन हम लोग जो नॉर्मल एवरेज पीपल हैं, हम लोगों के लिए ये इंपॉर्टेंट है कि हम ये देखें कि हमारे पास क्या है और उतना पहुंचने के लिए मुझे कितना चाहिए। सो दैट इज समथिंग, सॉरी, दिस इज यू, दीज आर द पीपल हु आर एफ्लुएंट, दिस इज अस। हमको ये बताना है कि मेरे पास इतना है। तो आज मैं दोनों ट्रायल देख रहा हूं, दोनों आपको एक सैंपल दिखाता हूं, सो दैट जब आप हमसे मिलें, मेरे फाइनेंशियल एडवाइजरी सेशंस को अटेंड करें, सो आप पहले से तय कर लो कि क्या करने वाले हो, और ताकि हम आपको उसी लेवल पे और उसी तरीके से हैंडल करेंगे। अभी मैं पॉइंट नंबर 2 से आपको हैंडल कर रहा हूं, जहां पे आपने मुझे पैसे बताए और मैं बता रहा हूं कि आपकी डेस्टिनेशन क्या है। एंड इट्स वेरी सिंपल, बिकॉज हम जब भी आपको मेलर भेजते हैं, आई डोंट नो हाउ मेनी ऑफ यू सी दैट, बट देखा करिए, जैसा मैंने कहा, admin@infirupi.com को अपने फ्रेंड लिस्ट में डाल के रखिए, ताकि हमारे कोई मेलर आपको मिस ना करें। बहुत सारे लोगों का मैंने देखा है कि मेलर्स वो पढ़ते नहीं है, या हमारे इंटीमेशंस नहीं पढ़ते हैं, तो उनको ये सब मिस हो जाता है। बट अदरवाइज हमारे यहाँ से एक मेलर जाता है, जिसमें हम किसी भी आदमी को, फॉर एग्जाम्पल इट इज टुडे a person, say I'm just putting a dummy name, so this is the say customer more test। हमारे यहाँ से ऐसा एक assumptive चीजें आपको जाता है कि आपका करंटली कितना पैसा लगा हुआ है और उस पैसे से आपका रिजल्ट क्या आएगा। so there is a table which gives you a future value projection, okay? so say example, today you have a money which is close to, say आपका SIP चल रहा है 25,000 रुपए का। तो आप लोगों को अगर ये सिंपल सिस्टम में देखना है, SIP कैलकुलेटर, तो 25,000 रुपए का अगले 10 साल में क्या बनेगा और आपका करंट रेट क्या है, उससे क्या बनेगा, ये एक टेबल हम आपको मेल पे भेजते हैं। वी सेंड यू दिस मेल, जिसमें हम आपको प्रोजेक्टेड बता देते हैं कि 10 साल में 56 लाख बनेगा, 15 साल में 1.5 करोड़ बनेगा, 20 साल में ये बनेगा। नाउ यू हैव टू डू द जजमेंट कि मेरे 2.5 करोड़ से मेरा काम नहीं होने वाला है, 20 साल में मैं रिटायर करूंगा तो 2.5 से मेरा काम नहीं होगा। नाउ ये जजमेंट आप कैसे करोगे? दिस इज अ की क्वेश्चन हियर फॉर फाइनेंशियल फ्रीडम। So there are 3 stages. Stage 1, how much I can save. Stage 2, how much that will become, that can become according to the process, according to the estimated return. And third, will it be enough for me?
So the third question is very important. There you need our discussion, there you need our counseling, and that is called hand holding process. वहां पे हम अच्छा खासा आपके साथ समय बिताते हैं. ये सीआरएम का टूल, मैं अभी इसमें टाइम स्पेंड नहीं कर रहा हूं, बट आप हमने आरएम से पूछिए, आपका पोर्टफोलियो बना के वो देंगे कि आपका इस रन रेट से, करेंट रन रेट से क्या फ्यूचर वैल्यू बनेगा. नाउ अब वो डिस्कशन के लिए आप फिक्स करोगे तो हम आपको महंगाई का छीटा डाल के बताएंगे 2.5 करोड़ आपके लिए इनफ होगा या नहीं इनफ होगा. आपके गोल्स पूछ के बताएंगे. आपके गोल्स हैं, मान लो कि मुझे ये करना है, मुझे इतना महीने का खर्चा करना है, मुझे इस तरह से जीवन बितानी है, और हम उसको एक महंगाई के एस्टिमेशन से कैलकुलेट करके देखें कि उसके लिए 6 करोड़ लगेगा और आपका अभी का प्रोजेक्शन 2.5 करोड़ है, तो ऑब्वियसली देन देयर इज अ डिस्कशन that what should we do? Should we take a higher risk to earn higher return and change it? तो मान लो 20 साल में 2.5 से पेट नहीं भर रहा है, आप कहते हो अविनेश जी हम रिस्क लेंगे, थोड़ा वॉलेटिलिटी लेंगे, मेरा 18 करो आप, चलो, और प्रोडक्ट मेरी थोड़ी स्मॉल कैप वगैरह में जाओ, मैं लार्ज में नहीं जाऊंगा, मैं स्टेबल प्रोडक्ट्स नहीं लूंगा, जस्ट प्ले ऑन इट, आई एम गोइंग टू स्टे देयर. सो देखो 4.5 करोड़ हो गया 20 साल में. सो दैट्स द चेंज. सो चेंज कब आएगा? जब आप रिस्क रिवार्ड डिस्कस करोगे. रिस्क रिवार्ड इज अ वेरी इंपॉर्टेंट. सो दिस इज नॉट जस्ट अ जोक. मैं यहां पे ऐसे उठा करके 20 नहीं डाल दूंगा, मैं उठा के 18 नहीं डाल दूंगा. योर पोर्टफोलियो शुड से दैट, योर पोर्टफोलियो शुड बी रिफ्लेक्टेड इन दैट टर्म्स. अगर आपने एजम्पशन 12 की है और स्मॉल कैप और थीमेटिक फंड में लगा के बैठे हो, हाई रिस्क ले रहे हो, सो दैट इज अ बैड आइडिया. आपको जब 12% की हैप्पीनेस है, आपकी सारी जीवन की खुशियां 12% के रेट से मिल रही हैं आपको, so why will you take unnecessarily volatility risk in your life? Be stable, grow your wealth proper. तो आपका पोर्टफोलियो अलाइन होना चाहिए आपके एक्सपेक्टेड रिटर्न से दोस्तों, and that is something which I wanted to make a point here. So once you do that, this is the first stage. Then let's come to the next stage. तो जब आप ये वाला काम कर लेते हो, आप चूज कर लेते हो कि आपको क्या करना है, देन एग्जांपल्स मैंने दिखाए that you can discuss in more details. Point 2 is very important, that learn to be on the right side. Right side क्या होता है? Right side का मतलब है, अगर मैंने शुरुआत में कहा था आपने 12% के टारगेट रिटर्न के हिसाब से अपनी जिंदगी के सपनों को सजोया है, तो वो 12% के ड्यू जितने रिस्क हैं उसी को अपने इस सिस्टम में डालो, और उसके लिए कौन से प्रोडक्ट्स और कैसे होने चाहिए, दैट इज कॉल्ड द राइट सिलेक्शन. अगर आपने 18% के सपनों के बेसिस पे जिंदगी को बनाया है, 20%, 40%, 100%, भाई पागलपन की कोई सीमा नहीं है. मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आपका 100 सोचना पाप होगा, आप सोचो 100%, लेकिन प्रोबेबिलिटी एकदम मिनिमल होगी. आप उसके लिए तैयार हो, आप कह रहे हो ठीक है यार, बना तो बना, नहीं बना तो जाए, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, तुम तो खेलो, तुम मुझे 200. तो अगर ऐसे लोग होंगे तो क्या मार्केट उनके लिए नहीं बनाए? बिल्कुल बनाए. अगर आप रोलर कोस्टर राइड पे जाओ और झूले वाले को कहो कि मुझे फन चाहिए, थ्रिल, तो वो बोलेगा सर थ्रिल मेरे लिए किस लेवल का थ्रिल? तो आपने कहा ऐसा लेवल कि साला मर भी जाऊं तब भी तुम मुझे बैठा दो बस, आई विल टेक केयर. तो वो पेपर पे साइन करा लेगा, साहब मरेंगे तो आप अपनी मर्जी से. बोला कोई बात नहीं, लेकिन तुम मुझे मैक्सिमम थ्रिल दो. लेकिन अगर कोई आदमी मैक्सिमम थ्रिल के लिए रोलर कोस्टर में जाता है और रोलर कोस्टर राइड वाला अपनी मर्जी से उसे एक सेफर फंड में बैठा देता है, एक सेफर झूले में, तो बाद में वो डिसअपॉइंटेड होगा. वो कहेगा मैंने तुम्हें कब कहा था कि तुम मुझे इतना कंजर्वेटिव प्ले दो, ये मेरा एक्सेस पैसा था, ये पैसा मैं लूज करने को तैयार था. तो सेम थिंग हेयर, दीज आर कॉल्ड काउंसलिंग, दीज आर कॉल्ड एक्सपर्ट डिस्कशन. जब आप हमारे साथ इन्वेस्टमेंट काउंसलिंग सेशन करते हैं, हम इन बातों पे चर्चा करके तब आपका राइट साइड डिसाइड करते हैं. और वो कुछ एग्जांपल, सबसे पहले चूजिंग द राइट बिजनेस इज इंपॉर्टेंट. राइट साइड मींस according to your risk taking capacity or according to your risk demand, according to your risk requirement, we do these things. इसको कहते हैं ग्रोथ बिजनेस, इसको कहते हैं वैल्यू बिजनेस, और इसे कहते हैं मोमेंटम. मोमेंटम इज हाईएस्ट रिस्कीएस्ट प्रोपोजिशन. दुनिया में जो ट्रेंड चल रहा है उसे मोमेंटम कहते हैं. वैल्यू बिजनेस चीपेस्ट. दुनिया इसके बारे में आज नहीं जानती, जब जानेगी तो ये 10 का 20. वैल्यू ऑलवेज गिव्स ह्यूज रिटर्न, बट द ग्राफ इज समथिंग लाइक दिस, सडन राइज. सो ये बहुत दिन की शांति होती है, इसमें लोग पेशेंस लूज कर जाते हैं. जनरली 5-6 इयर्स में ही वैल्यू बिजनेस अनफोल्ड होती है. सो जब भी आप वैल्यू बिजनेस
प्रोपोजिशन में इन्वेस्ट करते हैं, आपके पास टेन्योर 3+ 4+ होना चाहिए। ये रात भर उठा उठा के जिनको पोर्टफोलियो देखने की आदत है, जो अपने ऐप को खोल के या पोर्टफोलियो को खोल खोल के देखते हैं, उनके लिए वैल्यू बिजनेस प्रोपोजिशन हमेशा डरावना होता है, उनको मजा नहीं आता है। तो मोमेंटम इज समथिंग विच पीपल जनरली लाइक इन इंडिया। भारत के ज्यादातर निवेशक मोमेंटम प्लेयर होते हैं, और जो म्यूचुअल फंड के डिस्ट्रीब्यूटर और एजेंट होते हैं वो भी कोशिश करते हैं कि आपको मोमेंटम में ही खिलाए ताकि उनका धंधा चलता रहे। क्योंकि जब आप हरा हरा देखते हो तो आप और पैसा देते हो, और मोमेंटम इज वेरी डेंजरस, इट गोज लाइक दिस। आज मोमेंटम है, कल नहीं है। तो हम लोग जब इस सिचुएशन में आते हैं तो कहते हैं होल्ड करिए सर, अब क्या करें, मोमेंटम मिस कर गए, अब मोमेंटम फिजल आउट हो गई, फिर आएगी। बट ग्रोथ के साथ, वैल्यू के साथ ऐसा नहीं होता, मोमेंटम के साथ ऐसा होता है। और ग्रोथ बिजनेस के साथ तो सबसे अच्छा बिजनेस मॉडल है, इट हैज ऑलवेज एन अपसाइड, स्लोली और डिपेंडिंग अपॉन द इकोनॉमी। सो ये हमेशा देश के साथ अलाइंड होता है। दुनिया बढ़ती है, देश बढ़ता है, ग्रोथ बढ़ता है। दीज आर द जनरली लार्ज कैप कंपनीज, फ्रंटलाइन कंपनीज, सीमेंट, engineering, defense, all such are growth business. So today we are going to talk about these two, and my job as a Infinity FinServ, हम लोग जब आपको वादा करते हैं तो हम कहते हैं हम तीनों बिजनेसेस को पहचानते हैं। देश में हमारे पास फिल्टर प्रोसेस है, कुछ बाय नंबर्स, कुछ बाय लॉजिक और कुछ बाय मैक्रो। सो दिस आर आवर एकेडमिक लर्निंग्स, हमारा वो गुण है जिसके चलते हम ये तीनों को डिवाइड कर पाते हैं। जब हम डिवाइड करते हैं तो आइडियल एलोकेशन जो मेरे कस्टमर्स हैं उनके लिए इन्फिनिटी ने तय किया हुआ है, ग्रोथ हम 50% देने की कोशिश करते हैं किसी की भी पोर्टफोलियो में। थोड़ा बहुत बैलेंसिंग एक्ट खेलते हैं जब आपसे मुलाकात होती है, आपसे बातें होती हैं। मोमेंटम हम 20 से ज्यादा नहीं रखना चाहते, बिकॉज बट जनरली इट्स अ फोर्स। आज मैं मोमेंटम 0 भी करना चाहूं ना, मुझे बाजार नहीं करने देगी, क्योंकि आप लोग सब अपना पोर्टफोलियो देखोगे, आपको थोड़ा भी लाल वाल दिखता है या धीरे स्लो दिखेगा, आप तुरंत बोलोगे यार मेरे दोस्त का पोर्टफोलियो तो 40% से दिख रहा है, भाग रहा है, मेरा बहुत स्लो चल रहा है, मोहित यार बदल दो। सो दीज आर द जनरल कंप्लेन। People don't actually spend time here because money तो यही बनता है। I can show you some charts and you will feel really good about it कि यार इतना पैसा बना। और बहुत सारे ऐसे म्यूचुअल फंड के भी स्कीम्स रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे स्टॉक्स भी हैं, बिजनेसेस हैं जिन्होंने वैल्यू प्रोपोजिशन में 10 का 1000 बनाया है। सो दोस्तों दिस इज इंपॉर्टेंट। सेकेंड इज ग्रोथ, बहुत इंपॉर्टेंट है मेरे लिए। ग्रोथ हमेशा रहना चाहिए, बिना ग्रोथ वाले बिजनेस में पैसा डाल के मैं क्या करूंगा। पी मैंने समझाया कि हाउ वी डिड्यूस इट, लो पी हाई पी। और पेग के बारे में बस छोटा सा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन ये है, पेग इज नथिंग बट पी का डिविजिबल है। यानी अगर किसी की पी 40 है लेकिन उसके अर्निंग का ग्रोथ रेट 30% है, मतलब वो 30% से भाग रहा है, तो पी महंगा है। दूसरी ओर किसी की पी 20 है, सस्ती है, बट उसका जो पेग रेशियो, मतलब उसका जो ईपीएस का ग्रोथ है वो 5% है। Now you see which company will you buy? ये महंगी है क्योंकि पी ज्यादा है, 40 गुना अपने अर्निंग का मांग रहा है ये कंपनी, लेकिन 30% का ग्रोथ रेट है, मैं दूंगा क्योंकि ग्रोथ रेट ज्यादा है। तो इसका जो पेग रेशियो आएगा वो लेस देन 1 आएगा, और इसका जो पेग रेशियो आएगा वो ग्रेटर देन 1 आएगा। सो अल्टीमेटली पेग रेशियो शुड बी लेस देन 1, दिस इज व्हाट यू नीड, एंड सो दिस इज पेग। तो इतनी जानकारी आपके लिए काफी है कि अर्निंग अगर अच्छी है और महंगा मिल भी रहा है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता। इसीलिए हम ग्रोथ में पेग रेशियो ज्यादा देखते हैं, वैल्यू के केस में पी रेशियो देखते हैं, मोमेंटम में दोनों ही हाई होती है तो देखने का कोई फायदा ही नहीं है, इसमें सिर्फ कहानी देखते हैं। तो दोस्तों सेकंड स्टेप होता है हमारा आपके लिए, या आपका खुद का भी जो होना चाहिए, आपको ये पता होना चाहिए कि जो भी आपने प्रोडक्ट इन्वेस्ट किया है, बिजनेस की बात कर रहा हूं दोस्तों, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट योर गोल्ड सिल्वर एफडी एंड बॉन्ड्स, म्यूचुअल फंड के थ्रू या डायरेक्टली जो भी आपने बिजनेसेस खरीदे हैं, बिजनेसेस मतलब कि इक्विटी खरीदे हैं, उनके बारे में ये बातें चल रही हैं। चलिए, तो स्टेप 2 इज वेरी इंपॉर्टेंट। उन बिजनेसेस में से 5 टॉप बिजनेस आपके पास हर साल होने चाहिए, वरना आपका पूरा पैसा बर्बाद हो जाएगा। अगर बिजनेसेस के बारे में समझना है कि 5 बिजनेसेस कैसे होते हैं, तो देखिए हर साल हीरो बदलता है। 2014 का हीरो था पीएसयू, 2023 का हीरो फिर पीएसयू, बीच में पीएसयू गायब।
ये पूरे बीच में गायब। तो अगर किसी ने 2014 में पैसा लगा दिया पीएसयू में, आपको लगता है 2023 तक वो पेशेंस रख पाया होगा? वो तो गाली गलौज देके या तो अपने एजेंट को बोल के निकाल लिया होगा या खुद बेच दिया होगा। तो इतना दिन तो कोई रुक ही नहीं सकता। सो अल्टीमेटली हम जैसे एमएफडीज का काम क्या है? हमारा काम है कि आपके पोर्टफोलियो में एक स्टेडी ग्रोथ लाने के लिए, स्टेडीनेस दिखाने के लिए हमको आपके इस पैटर्न को फॉलो करना होगा कि हर साल का हीरो आपकी पोर्टफोलियो का मेन कंपोजिशन होना चाहिए और बाकी चीज मेरे टॉप 5 बिजनेस में होना चाहिए। यानी एग्जांपल 2020 में मैंने आपको अगर फार्मा नहीं दिया तो आपका पोर्टफोलियो में चमक नहीं आई होगी। 2024 में अगर मैंने आपको डिफेंस नहीं दिया होगा तो आपकी पोर्टफोलियो में चमक नहीं आई होगी। उसी तरह 2022 में अगर कमोडिटी का छींटा नहीं पड़ा होगा तो आपको बहुत मजा नहीं आया होगा। तो दोस्तों ये है इन्फिनिटी फिनसर्व का सबसे पहला वादा और दिस वी हैव डन थ्रू लास्ट 21 years सक्सेसफुली ईयर ऑन ईयर। ऑलवेज वी हैव गिवन द बेस्ट टॉप हीरो इन योर पोर्टफोलियो। 25% 20% हम जरूर देते हैं। आपको अगर चेक करना, आप हमारे सारे मेल और व्हाट्सएप उठा लीजिए, जो भी मेरे एग्जिस्टिंग कस्टमर हैं, जाके देखिए कब हमने कहा कि फार्मा ऐड करो, जब 2020 था। आप देखिए कब हमने कहा पीएसयू ऐड करो, जब 2023 था। आप हमारे कोई भी रिकमेंडेशन न्यूज़लेटर को पढ़ेंगे, यू विल 100% फाइंड अस ऑन द सेम पाथ। एक दो बार मान लो गलती हुई भी तो वो कोई वैल्यू स्टॉक मान के हम उसको पोस्टपोन कर देते हैं। बट हीरोज पहचानना हमारी सबसे बड़ी कैपेबिलिटी है, जिसके लिए वी आर प्राउडली नोन इन इंडिया। आवर रैंकिंग्स आर वेरी हाई along अराउंड 1,60,000 MFDs इस भारत में है। उसमें से लोग हमें एक इस बात के लिए रिस्पेक्ट करते हैं कि हम मैक्रोस और माइक्रोस पे बेस्ड हीरो पहचानते हैं जल्दी। नाउ इफ यू आस्क मी हु इज द हीरो फॉर 2025, फॉर अस द न्यू हीरो इज डिफेंस एंड आईटी अगेन फॉर 2025 एंड कंजम्पशन। तो कंजम्पशन, मैन्युफैक्चरिंग includes everything. So defense and manufacturing, IT and consumption हमारा हीरो फॉर 2025 है। हीरो कब बदलता है? जब ग्लोबल चेंजेस होते हैं या डोमेस्टिक में कोई बहुत बड़ा पॉलिसी चेंज होता है या फिर रूलिंग पार्टी बदलती है। इस तरह की जो मेजर चेंजेस होते हैं हम उस पर नजर रखते हैं और अपने हीरोज आइडेंटिफाई करते हैं। तो दोस्तों अगर आपने इतना कर लिया कि बढ़िया कंपनी खरीद ली, अच्छा एलोकेशन बना लिया और उसके हीरोज को बदलते रहे, तो मजा आ जाएगा आपका पोर्टफोलियो में एंड यू विल अचीव एवरीथिंग। ऑन दैट बेसिस, जस्ट टू कंक्लूड माय फाइनल फ्यू स्लाइड्स, वी हैव लॉट मेनी पोर्टफोलियो स्टाइल्स जिसके अंदर हम अपना रिसर्च करते हैं। टेक्निकल स्टॉक्स होते हैं जिसको हम टेक्निकल स्टॉक कहते हैं, ट्रेंडिंग इंडस्ट्री स्टॉक्स होते हैं, फिर हमारे पास थीम बेस्ड स्क्रीनर है और ऐसे बहुत है। हम मल्टी बैगर के लिए हंट करते हैं जिसमें हमें कभी 4 मिलते हैं, कभी 5 मिलते हैं, कभी 1 मिलते हैं। जब ऐसा मिलता है तो हम करते क्या हैं? फिर हम एक स्ट्रैटेजी डिसाइड करते हैं कि वो हमारा कैसा इन्वेस्टमेंट होगा और किसके थ्रू होगा। सो दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस एंड देयर वी हैव दीज ऑप्शन। मान लो आज मैंने ये सब कर लिया, इतनी पढ़ाई कर ली, आपको जो सिखाना था अभी सिखा भी दिया, आपने कहा अवधेश जी अब ये करूं कैसे? किसी के पास हो सकता है सिर्फ 100 रुपया हो आज जेब में, लेकिन इच्छाएं वही हो जो आपने की है, और किसी के पास 1 करोड़ हो और इच्छा वही है जो मैंने बताई है। तो दोस्तों पहली खुशखबरी तो यह है कि हमारे देश में देयर इज नो डिस्क्रिमिनेशन और एंट्री बैरियर। 100 रुपए वाला आदमी भी ये सारी चीजें कर सकता है जो जो अभी मैंने आपको बताई। सो सेविंग के लिए कोई बैरियर नहीं है, कोई स्टार्टअप का लेवल नहीं है। आप 10,000 रुपए से शुरू करिए, 1000 से शुरू करिए, जो आप कर रहे हैं उसमें टॉपअप की सोच रहे हैं तो 500 रुपए भी आपके पास एक्स्ट्रा है। जस्ट कॉल इन्फिनिटी एंड से हे मेरे फोलियो में 500 रुपए डाल दो। डोंट बी अशेम्ड अबाउट इट। सो सेविंग इज सेविंग, प्रोसेस विल गो फॉर ऑल द मनी विच कम्स इन द सिस्टम। सो पहला इंपॉर्टेंट चीज ये समझना है आपको। दूसरी चीज कि हम ये काम डीमैट से कर सकते हैं, हम म्यूचुअल फंड के जरिए कर सकते हैं, हम पीएमएस के जरिए कर सकते हैं, हम एआईएफ के जरिए कर सकते हैं। एआईएफ का एंट्री बैरियर है 1 करोड़, पीएमएस का एंट्री बैरियर 50 लाख, म्यूचुअल फंड का एंट्री बैरियर 100 रुपया और डीमैट 100 रुपया। सो इफ यू आर अ रिटेल इन्वेस्टर, these two are for you. If you have excess of 50 lakhs and all, you can do it in lots. फर्क कुछ नहीं पड़ता, फर्क पड़ता है इस पूरे कैटेगरी के ऊपर। ये सब प्रोफेशनली मैनेज्ड है
और ये सेल्फ मैनेज्ड है। सो ओनली थिंग यू हैव टू डिसाइड, आर यू गोइंग टू बी द सेल्फ मैनेज्ड पोर्टफोलियो सिस्टम लेके बढ़ना चाहते हो, और या फिर आप प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम्स के साथ जाना चाहते हो। तो ये तीनों प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम है, जहां पे मैनेजर आपसे फीस चार्ज करता है, कमीशन चार्ज करता है, जिसमें से वो एक हिस्सा हमें भी देता है। तो सेबी ने कैपिंग लगा रखी है। ये तीनों जो प्रोफेशनली मैनेज सिस्टम है, इसका हाईएस्ट कैप है 2.75%, लेकिन कोई फंड मैनेजर 2.75 नहीं चार्ज करता है, कोई 1 करता है, कोई 1.5 करता है, कोई 2.5 करता है, डिपेंडिंग अपॉन कि उसकी क्या स्टेटस एंड कैपेबिलिटी है। हमें इसी में से कमीशन प्राप्त होती है, ताकि हम आपका हैंड होल्डिंग करके आपको राइट प्रोफेशनल मैनेजर तक ले जा पाए। हमारे पास ये दोनों सर्विसेज अवेलेबल हैं। हम सेल्फ मैनेज लोगों को भी मदद करते हैं और हम प्रोफेशनली मैनेज लोगों को भी मदद करते हैं। नाउ व्हेन इट कम्स टू म्यूचुअल फंड, सारा समाज, सारा सरकार लगे हाथ एक साथ कह रहा है कि म्यूचुअल फंड सही है। उसका रीजन सिंपल है कि सेबी का रेगुलेशन, ट्रांसपेरेंसी, कैप्ड फीस, प्रोफेशनली मैनेज्ड, टैक्स एफिशिएंसी सबसे बड़ी बात, और इकोनॉमी ऑफ स्केल। हम सब मिलके जो कर सकते हैं वो अकेले करने में बहुत मुश्किल हो जाएगा। तो इसीलिए सिंगल अलोन वाले चीज में इतना इंपैक्ट नहीं आ पाता। यहाँ फीस और खर्चे आपको बहुत लग जाएंगे। कोई प्रोफेशनल आदमी आपको आपके 500 रुपए और 1000 रुपए के शेयर के लिए हेल्प नहीं कर पाएगा। लेकिन यहाँ पे चूंकि आपका पूल में पैसा लग रहा है, एक साथ लग रहा है, only thing you have to do is you have to identify which fund you want to buy. So what became easy thing for us कि हम पूरा स्टेप 1 to 4 करें, मगर म्यूचुअल फंड चुन लें बजाय इसके कि हम स्टॉक चुनें। तो हम भी यही करते हैं। हम प्रेफर करते हैं कि जो भी वैल्यू ग्रोथ स्ट्रेटेजी मैंने आपको यहां बताई, ये सब मैं करता जरूर हूं, लेकिन अल्टीमेटली मैं देखता हूं किस म्यूचुअल फंड के पास ये चीजें हैं, मैं किस म्यूचुअल फंड के पास जाऊं। ये हमारा एक इन हाउस सॉफ्टवेयर है, जिसकी मदद से और हम बाहर के बहुत सारे अच्छे इंफॉर्मेशन टूल से ये बात फिल्टर करके तब लाते हैं कि विच म्यूचुअल फंड इज गुड फॉर यू। एंड फॉर दैट यू शुड सी आवर दिस थिंग, that which is the best. This is surely the second last slide, so that you can then ask the question answer. तो हम म्यूचुअल फंड कैसे चुनते हैं जब हम इतनी बातें कर चुके हैं, तो ये इंपॉर्टेंट है कि आपको ये शीट दिखाई जाए। तो देखिए, ये जो टूल है, थोड़ा सा मैं साइज बड़ा कर दे रहा हूं, होपफुली इट इज विजिबल टू ऑल। ये एक एक्सट्रैक्ट है, ठीक है, ये एज ऑन लास्ट डे है, यानी कल हमने निकाला। ये हमारे यहाँ हर 1 तारीख को निकलता है। हमारी पूरी रिसर्च टीम इस पे काम करती है। हम लोग फाइनली अपने टीम को हैंडओवर करते हैं और अपने सीआरएम के अंदर ये इन्फ्यूज कर देते हैं कि ये वाले सेल करने वाले हैं, ये बाय वाले हैं, ये होल्ड वाले हैं, इनको हटाना है, ये टॉप 50 लाना है। फिर हमारी टीम आपकी रिव्यू करते रहती है, आपको कॉल करती है और अकॉर्डिंगली इस चार्ट को आप तक पहुंचाती है। यही है हमारा पोर्टफोलियो मैनेजमेंट का सिस्टम। सो इसमें अगर हम देखें तो हमारे क्या क्या देखते हैं। There are only 3 words you have to learn and understand. One is alpha, another is beta, and third is the sharp. So देखिए, अल्फा का मतलब होता है कोई भी चीज जो आपकी बेंचमार्क है, जो उम्मीद है, उससे कितना ज्यादा दे रही है। तो मेरे लिए क्या है, मैं यहाँ पे फिल्टर लगाऊंगा तो लार्जेस्ट टू स्मॉलेस्ट, मुझे पॉजिटिव अल्फा चाहिए। तो इंडिया अपॉर्चुनिटी फ्रैंकलिन का दिखा रहा है नंबर 1। डोंट गो बाय नेम, फॉर बाय डिस्क्लेमर आई एम नॉट रिकमेंडिंग एनी स्कीम। प्लीज डोंट थिंक कि मैं ये स्कीम रिकमेंड कर रहा हूं। सो मैं एक टेबल यूज कर रहा हूं जस्ट टू शो यू दैट हाउ इट स्टैंड्स एंड हाउ इट रिफ्लेक्ट्स। सो व्हेन इट कम्स टू अल्फा, सो अल्फा शुड बी पॉजिटिव। मुझे नेगेटिव अल्फा वाले स्कीम चाहिए ही नहीं, यानी जो अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पा रहा और मेरी उम्मीद से भी खरा नहीं उतर रहा, मैं उसको क्यों दूं। You see, there are lot of schemes. तो अगर कोई डिस्ट्रीब्यूटर के पास जाएंगे और आपको ये फंड बेच रहा है, तो आपको वो देखना होगा कि ये फंड वो क्यों बेच रहा है, उससे गलती हो रही है या फिर कोई मिस्टेक है। तो यू कैन आस्क अबाउट द लो अल्फा, बट द गुड अल्फा फंड्स आर द टॉप प्रायोरिटी। नाउ व्हेन यू से कि अच्छा अविनेश, अल्फा 11 का क्या मतलब है, तो मैं कह रहा हूं कि जो फ्रैंकलिन इंडिया अपॉर्चुनिटी का बेंचमार्क है, बेंचमार्क इसका है से निफ्टी, तो निफ्टी से 11% ज्यादा, अगर निफ्टी पूरे साल में 10 दे रहा है तो ये 21% रिटर्न दे रहा है। सो दैट इज द अल्फा। तो ऑब्वियसली दिस इज ब्यूटीफुल और मुझे ये चाहिए, लेकिन साथ में स्टैंडर्ड डिवीजन देखिए, ये कह रहा है कि भाई इस अल्फा को पाने के लिए तुम्हें 15% का एक दिन में झटका आ सकता है, कभी नेगेटिव, एक दिन का है ये, और एक साल में भी आ सकता है।
सो अगर साल में 4 बार आ गया तो 45% है। तो ये झटका नेगेटिव भी हो सकता है और पॉजिटिव भी, तो जरा सोच के आओ। तो हाई अल्फा होना इज नॉट ओनली इंपॉर्टेंट, हाई अल्फा के साथ क्या आ रहा है, एडेड वोलेटिलिटी आ रही है 15% तक की। नाउ यू से अच्छा लेकिन पास्ट में क्या हुआ अभिनेश, जब ये झटके लगे हैं तो क्या फंड बर्दाश्त कर पाया है? तो जस्ट सी शार्प इज रिस्क रिवार्ड रेशियो, तो 28% ज्यादा हमेशा रिस्क से रिटर्न दिया है इस फंड ने। यानी मेरे को ये पता चला कि भाई स्टैंडर्ड डेविएशन ज्यादा है, मगर ज्यादा होने से अगर ये 1 के नीचे शार्प होता तो मतलब है कि उसने जितना झटका दिया वो झटके ने उसको पीट दिया। बट अगर झटके ने उसे बर्दाश्त करके उसने उसका रैदर फायदा उठा लिया, वोलेटिलिटी से उसने अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट कर दिया, तो दिखा रहा है 28% टाइम्स उसने रिस्क को रिवार्ड में बदल दिया, 28%। So this is one example I am saying, but what we do, we have a combination of different factors. We see alpha, we see beta, we see things. Beta 1 means it will always be a big play. Benchmark से ज्यादा रिटर्न देगा 1 प्लस, 1 माइनस बेंचमार्क अगर 10% से भागेगा तो ये 8 ही भागेगा। So obviously things which beat benchmark will have 1 or 1 plus, which do not beat benchmark has less than something, less than 1। तो हमको ये कॉम्बो बनाना है। मेरा कॉम्बो एक हाई रिस्क प्लेयर, मान लो मेरे क्लाइंट मिस्टर ए आते हैं, कहते हैं मुझे तो 10 साल में यार फाड़ देना है, छप्पड़ फाड़ देना है, और ये पैसा अभिनेश मेरा बोनस का है, तू भूल जा इसको, तू खेल, बता बस पैसा बना दे मेरे को। तो भाई चांसेस उसकी रिस्क लेने की है। रिस्क क्या है? रिस्क उड़ जाने की नहीं है, रिस्क गिर जाने की है, और उसके कलेजे पे उस बर्दाश्त करने की क्षमता की है। तो मान लो उसने कहा ठीक है भैया, मैं अभिनेश अपना 100 का ना 40 भी देखूंगा, नहीं डरूंगा, तू चिंता मत कर, तू बस बना पोर्टफोलियो। तो भाई ठीक है, हम क्या करेंगे, सबसे पहले हम हाई अल्फा उठाएंगे, हाई एसडी उठाएंगे, हाई बीटा उठाएंगे, लेकिन शार्प पॉजिटिव उठाएंगे, शार्प नेगेटिव नहीं उठाएंगे। तो मुझे इस कॉम्बिनेशन में जो फंड मिलेगा मैं उसे बोलूंगा इसमें लगा दे भाई, तू पैसा बनेगा पक्का। तो इस तरह से हम करते हैं अपना पोर्टफोलियो। सो अल्फा बीटा शार्प एंड ट्रेन्योर, और अकॉर्डिंगली हम अपने पोर्टफोलियो को क्रिएट करते हैं। सो सम अप, सेव वेल, प्लान वेल एंड इन्वेस्ट वेल। इन्वेस्ट इज ऑब्वियसली अस, प्लानिंग अगेन अस, सेविंग यू, ये आपका काम है। सो यू सेव, come to us, meet us, book our sessions and plan, and then invest। so ये सब कुछ फ्री है आपके तरफ से, हमें अर्निंग है कमीशन की। ये डिस्क्लेमर के साथ मैं आपको यहाँ पे देता हूं कि आपको समझ आना चाहिए कि हमसे बेहतर कैसे एफिशिएंटली हमारा यूज कर पाए। पहला, हमसे कनेक्टेड रहें, हमारी ईमेल और व्हाट्सएप आपके पास होनी चाहिए। हमारे व्हाट्सएप आप पढ़िए, जिसमें भी हम लोग भेजते हैं, हम उसमें कोई स्पैमिंग नहीं करते, हमेशा आपके लिए इंफॉर्मेटिव चीजें होती हैं, तो प्लीज उसे अपने फ्रेंड लिस्ट में रखिए। ब्रॉड लाइन, जो बोर्ड लाइन है वो हमारा यूज करिए। पेशेंट, बहुत सारे लोग कहते हैं उसमें 1 2 3 बोलता है, मुझे दिक्कत होती है। कोई दिक्कत नहीं होती सर, जस्ट रिमेंबर, पुट एनी नेम, इट विल रीच टू द डेस्टिनेशन। सोशल मीडिया हमारे लाइक करिए अगर नहीं किया है। यूट्यूब चैनल हमारा बहुत अच्छा है, मैं अभी उसको चैट में भी डाल रहा हूं, प्लीज आप लोग उसको सब्सक्राइब करिए। और ट्रैकर यूज करिए, हमारा मोबाइल एप्लीकेशन, वेबसाइट। विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। मैं देखता हूँ 5% भी लोग विल पे डिस्कस नहीं करते, तो विल पे डिस्कस करिए ताकि हमें पता लगे आपकी हेल्थ पॉलिसी एडिक्वेट है कि नहीं। आपके कल को विल और इनका क्या रिलेशन है, हेल्थ पॉलिसी एंड टर्म का। विल एंड हेल्थ पॉलिसी एंड टर्म पॉलिसी आर इंटर रिलेटेड। यहाँ पे आपको जब चर्चा करेंगे तो हम बताएंगे कि कैसे आपके लिए इंपॉर्टेंट है कि आप जिसको सब कुछ दे रहे हैं वो आपकी वेल्थ हेल्थ कवर कर रहा है कि आपका हेल्थ अपना कवर्ड है, आपकी टर्म कितने की कवर्ड है, और ये सब चीजें इसके साथ विल के डिस्कशन में आती है। सो विद दिस डिस्क्लेमर यू कैन रीड इट ऑन योर ओन। Mutual funds investments are subject to market risk. Read all scheme related offer documents carefully before investing. आपको एडवाइस लेनी चाहिए। There is no guarantee in mutual funds and assuring any dividend under any scheme. So इसके लिए आपको जरूरी है कि इस वाले साइट पे प्रोस्पेक्टस पढ़े। This is the disclaimer. All the scheme prospectus, all scheme, whatever you want to know about, is available at this site. ये वीडियो आप लोग सबको शेयर हो जाएगा, आप लोग इसको बाद में भी रेफर करिएगा।
एंड डिस्क्लेमर मैंने शुरू में भी दिया था कि वी आर अ कमीशन बेस्ड एजेंट। आप हमें अगर पास ऑन करना चाहते हो, बाईपास करना चाहते हो, तो आप हमसे बिजनेस नहीं भी करने की चॉइस ले सकते हैं बाय इन्वेस्टिंग डायरेक्टली। देयर यू कैन सेव ऑन द कमीशन, बट एज आई टोल्ड ऑलवेज वी डिजर्व दिस। वी मेक श्योर दैट आपकी कमीशन 1%, 1.25%, आधा % की से ज्यादा आपका अल्फा बन जाए, सो दैट देयर वी फुलफिल आवर ड्यूटी। सो क्वेश्चन आंसर के लिए सिस्टम खुला है, एंड नाउ यू कैन आस्क क्वेश्चन इन द चैट ऑल्सो। तो जो आपका वो है ऐप जिससे आपने ये रजिस्टर किया हुआ है और हमारा सेशन सुन रहे हैं, उसमें देखिए Q&A करके बना हुआ है। सो आप उसमें कुछ भी लिखेंगे, मेरे तक यहाँ पहुंच जाएगा और हम यहाँ पे आंसर्स कर देंगे। कुछ क्वेश्चंस यहाँ मुझे दिख रहे हैं, तो मैं ऐसा कर रहा हूँ, उसको प्रोजेक्ट भी कर दे रहा हूँ और देख लेता हूँ कि हाँ, तो किसी ने यहाँ पूछा है, मैं यहाँ आंसर कर दे रहा हूँ। तो क्वेश्चन, आई डोंट नो एवरीबडी इज एबल टू सी दैट और नॉट। क्या सबको दिख रहा है क्या? दमानी एंड झुनझुनवाला कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी इन्वेस्टर, दे स्टार्टेड। क्वेश्चन, अच्छा क्वेश्चन नहीं दिख रहा है, ओके। तो किसी ने डाला है दमानी एंड झुनझुनवाला कैन नॉट बी स्टेटेड टू बी इन्वेस्टर्स, दे शेयर्ड स्टार्टेड करियर एंड मेड मनी एज मेंबर ऑफ सिंडिकेट। तो ठीक है, इट इज अ वेरी पर्सनलाइज्ड थिंग, बट व्हाट आई शेयर्ड इज द एसोसिएट कंपनी है उनकी, जिनका मैंने पोर्टफोलियो शेयर किया था, द फर्म विच दे वेयर दे बाय एंड सेल स्टॉक्स। तो वो ये पर्सनल चीजें मुझे नहीं आइडिया है, या उसके बारे में हम कमेंट नहीं कर सकते, बट यस देयर इज अ फर्म जो खरीदती बेचती है। और कोई क्वेश्चंस मुझे इसमें से नहीं दिख रहे हैं जो बहुत डिफरेंट हो। बाकी आप लोग को अगर कोई क्वेश्चन है तो प्लीज डालिए, और अगर नहीं है तो जस्ट विद द थैंक्स आप लोग एक मोहित फिर वोट ऑफ थैंक्स इसी में डाल दो, और फिर हम लोग नेक्स्ट जब भी ज्वाइन करना आप लोग को, हाँ चैट पे एक मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं एक आपको लिंक भेज रहा हूँ, प्लीज आप हमारा चैनल जरूर सब्सक्राइब करिए, क्योंकि आप लोग से ही फैलेगा। अगर आप लोग थोड़ा इनवाइट करेंगे, अपने दोस्तों में डालेंगे, तो इन द चैट यू सी आई हैव जस्ट पोस्टेड, तो कैन यू any outlook? Any outlook you would like to share on this H1B? Do we can announcement हुआ है tomorrow or maybe in the next few days? क्या लगता है उसका impact? बहुत रिसेंट कमेंट हो जाएगा उसके लिए। सो आई थिंक ओनली 2 थिंग्स मोहित वी शुड शेयर विद देम, दैट बहुत इंपॉर्टेंट है कि इंडिया की ये ग्रोथ स्टोरी का गारंटी कैसे लगता जा रहा है, ठप्पा कैसे लगता जा रहा है। सो पीपल शुड बी वेरी कॉन्फिडेंट अबाउट इट। इसीलिए ये निफ्टी आप देख रहे हो पिछले 3-4 महीने से 3-4 हफ्तों से थोड़ा सा पॉजिटिव साइड जा रहा है, 26,000 तोड़ने को तैयार खड़ा है, एंड लॉट ऑफ गुड थिंग्स आर हैपनिंग। सो व्हाट आर दीज गुड थिंग्स सडनली? तो एक तो ग्लोबल न्यूज शुरू हो गई कि इंटरेस्ट रेट गिरेगा, दैट इज अ वन गुड न्यूज विच हैज कम, क्योंकि ट्रम्प अपने खुद के कहानी में फंस चुके हैं। उनका इंटरेस्ट रेट बढ़ाते ही हालत और खराब हो जाएगी, महंगाई कंट्रोल के बाहर होती जा रही है, और सबसे इंपॉर्टेंट है कि उनके जो बॉन्ड्स रिन्यूअल्स हैं वो बहुत महंगे महंगे रेट के हो रहे हैं। तो कंट्री जितना इधर टैरिफ से कमा नहीं रही, उसके 10 गुना तो उनको पे आउट पड़ जा रहा है 1.25% की इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से। So I think interest rate will fall. If that will start as a trend, तो बहुत सारे FIIs जो हमारे देश से चले गए थे क्योंकि वहां उनको अट्रैक्टिव रेट्स मिल रहे थे, that can come back. So India एक बहुत पहले से उसकी इंतजार में पड़ा है। ये पूरा 2 साल हमने बिना FIIs के बिताए हैं, उनके आउटफ्लो के साथ बिताए हैं। तो ये अगर थोड़ा भी आना शुरू होते हैं तो मार्केट तो रॉकेट बन जाएगी। सो दैट इज वन थिंग विच पीपल बिलीव। सेकंड, मोदी जी और उनकी टीम ने गारंटी करी है कि नेक्स्ट ईयर से हम लोग और ऐसे स्टेप्स लाएंगे कि कॉर्पोरेट से कैश चैनलाइजेशन खत्म हो जाएगा। कॉर्पोरेट से, हमारे देश का पॉलिसी क्या है, अगर आपको कबूतर को मारना है तो आप तोते पे गोली चलाइए, मतलब उल्टा है, मतलब दे ऑलवेज अटैक समवन एल्स टू स्नैप समवन अदर। तो बहुत सारा जो बेसिक इंडिया में कमीशन सिस्टम है प्रोजेक्ट के अगेंस्ट कमीशन देने का, वो कॉर्पोरेट से ही शुरू होता है, और वही गंदगी फैलाते हुए नीचे तक जाती है, चाहे वो किसी भी लेवल पे जाए। तो जो कॉर्पोरेट एंड पे उन्होंने कैश चैनलाइजेशन का एक बड़ा नियम बनाया नीति आयोग ने, मे बी यू कैन रीड इट देयर। सो नेक्स्ट ईयर से आपको पता लगेगा कि ये कोई भी कंपनी कोई भी प्रोजेक्ट पाने के लिए अगर कैश लेती है तो उसका पूरा लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो ये बहुत बड़ा चीज है जो ब्यूरोक्रेसी महकमे में या फिर प्रोजेक्ट महकमे में एक चैलेंज है। सो इंडिया में और भी लीकेजेस बंद हुई, जीएसटी का लो हो जाना ये भी बहुत बड़ा बात है, इसमें स्कोप में बहुत सारे लोग आ गए।
So we believe कि everything is good, looking good. Infosys का buyback announced है, and at the हाँ, same time, so this I think is an ideal opportunity to take some exposure to the digital side through thematic advantage or funds like that. Although we are not discussing any products here, but a general view point of view से. हाँ मोहित तुम बोल रहे. From a general view point of view से technology sector is looking good. Thematic fund के अगर हम side से इसको देखें, Yes. so because यहाँ पे मुझे लगता है कि जितने भी IT based stocks हैं उनका मीटिंग लेके सेंटिमेंटल तो आएगा ही. H1B का जो इम्पैक्ट है शॉर्ट टर्म में सेंटिमेंटल इम्पैक्ट तो आएगी. Great. ठीक है. So good day friends, and with that bye bye and see you in the next session also. हम फिर से next session का डाल देंगे. We will try to cover lot of topics जो अभी pending है, PMS, AIF and other things. So H1B has asked a question in the Q&A. किसने? राजीव मल्होत्रा सर ने पूछा है. Okay. So question है, what is your strategy for 70 plus with government pension? So no basic strategy for 17 plus sir. उनके लिए buy and hold होना चाहिए और उनको बस ये देख लेना चाहिए कि वो top 5 इंडस्ट्रीज में बने रहें. मतलब उनका रीबैलेंसिंग खाली होते रहना चाहिए. तो 70 प्लस वालों को बहुत ज्यादा चर्निंग, बहुत ज्यादा हाई रिस्क मोमेंटम स्टॉक में नहीं जाना चाहिए. आपके लिए अब 12% का को चेज करना ज्यादा अच्छा है बजाय 20% चेज करने के. और वो 12% चेज करने के लिए यू शुड बी वेरी प्रॉपरली प्लेस्ड इन टॉप 5 बिजनेसेस ऑलवेज एवरी ईयर. अब मान लो एग्जांपल राजीव जी आपके पोर्टफोलियो में से एग्जांपल कोई कॉन्ट्राबेट है या ऐसा कोई इंडस्ट्री है जो अभी नियर बाय में नहीं चल सकता है या उसमें अभी टाइम लगेगा, तो 70 प्लस वाले वैल्यू फंड्स में नहीं डालते हैं. उनको हमेशा ग्रोथ में इन्वेस्टेड रहना होगा, अपना ये वाला पार्ट जो इक्विटी पार्ट है. तो बस आपको ये दिखाना है अपने एडवाइजर को, आरएम को, कि आपके पास वैल्यू प्रोपोजिशंस वाले फंड्स नहीं होने चाहिए. हाँ, लेकिन अगर आपके पास लगता है कि बच्चों को इनहेरिट करने वाला पार्ट है तो वो दैट यू हैव टू क्लियरली मेंशन. बट आई डोंट थिंक आपको बहुत ज्यादा कुछ चेंजेस वेंजेस सोचनी चाहिए इस समय. और इसमें एक क्वेश्चन है कि इंडिया इज मेकिंग इट्स ओन बिग फोर फर्म्स. तो ठीक है, तो इंडिया का तो देखिए जितने भी भारत के पीएसयूज थे जिनका चैलेंज था कंपोनेंट, वो चैलेंज बहुत स्ट्रैटेजिकली हमारे देश ने दूर किया. जैसे बीएल बेचारों को ऑर्डर मिलता था मगर उसको बोइंग से इंजन लेना पड़ता था या जीई से कंपोनेंट आता था, उसके कारण बेचारा बीएल काम ही नहीं कर पा रहा था. बट और उसका जो बुक्स था बड़ा $25,000 का ऑर्डर पड़ा है लेकिन कंपोनेंट जी दे नहीं रहा है. तो इसके कारण बीएल खुल के नहीं चल पा रहा था. आज देखिए बीएल के स्टॉक के साथ क्या हो रहा है. जस्ट फॉर द वन सिंगल रीजन, गवर्नमेंट हैज सप्लाइड एंड डन अ ट्रीटी ऑफ इक्वल गुड एक्सचेंज विथ दीज कंपनीज. तो बीएल का उसने ये हिसाब किताब कर दिया, ले भाई तेरे को मिल रहा है ऑर्डर, तेरे को अगर बोइंग नहीं देगा तो हम बोइंग से इतना सामान नहीं लेंगे. हमने कर ली ट्रीटी, हम जीई के साथ ये ट्रीटी कर लिया. तो इस तरह करके उन्होंने एचएएल, बीएल, पीएसयूज के कई कंपनियों को ये ताकत प्रदान कर दी क्रिस क्रॉस ट्रीटी से. एंड दिस इज व्हाट आई थिंक इज द बिग मास्टर स्टेप. तो ये भी उन्होंने किया. तो बिग फोर फर्म तो बनेंगे ही सर, बनेंगे. और पीएसयू तो है ही, मैंने लिखा ही आपको, पीएसयू तो हमारा बहुत अट्रैक्टिव है, डिफेंस रादर. तो शुड वी इन्वेस्ट इन दिस मर्जर एक्विजिशन फर्म आल्सो? ठीक है, मर्जर एक्विजिशन इज अ वेरी स्ट्रैटेजिक थिंग, इट इज नॉट अ नॉर्मल थिंग. इसको स्ट्रैटेजी कहते हैं. कौन मर्ज हो रहा है आप उसमें जा रहे हैं या जो मर्ज कर रहा है, जो एक्वायर कर रहा है उसमें जा रहे हैं. सो मर्ज होने वाली एंटिटी अक्सर पेनलाइज्ड होती है, एक्विजिशन करने वाली एंटिटी हमेशा अर्न होती है, ज्यादातर देखा गया है. तो इसीलिए आपको देखना है ऑन विच साइड यू आर एंड व्हेन यू आइडेंटिफाई दिस. कब आपको पता लगता है इस बारे में, ठीक है. तो शेयर होल्डर का पैसा लगा के कोई कंपनी किसी को एक्वायर करती है, तो जब शेयर होल्डर का पैसा उसमें जाता है तो ईपीएस गिर जाता है, उस साल कंपनी को मुनाफा नहीं होता है. तो कंपनी जनरली इन्वेस्टर उस समय छोड़ देता है वो एक्वायरिंग फर्म को. लेकिन वहीं से शुरू होता है खेल कि जब वो मर्ज एंटिटी अंदर आती है, उसके ईपीएस और उसके में बैलेंसिंग एक्ट होता है, तब जाके उसका बिल्टअप होता है. तो ये स्ट्रेटेजिक स्टोरी है. जो लोगों को ये पता है वो करते हैं. अदरवाइज म्यूचुअल फंड्स के थ्रू एआईएफ में इसका बहुत प्ले मिलता है आपको, पीएमएस में इसका बहुत प्ले मिलता है. तो जो लोग पीएमएस एआईएफ में लगाते हैं उनको ये प्ले मिलता है.
व्हाट विल बी द एवरेज इन्फ्लेशन रेट फॉर नेक्स्ट 15 ईयर? अब मुझसे बोलेंगे तो यहाँ तो कुछ भी लोग कोट करेंगे, लेट्स राइट ऑन द वॉल। तो मैं तो बोलता हूँ 4 के नीचे, 2 से ऊपर 4 के नीचे, क्योंकि हम 3 से नीचे जाएंगे तो इकोनॉमी डिफ्लेटरी हो जाएगी, यानी कि हमारे देश में फिर धंधा करने का मजा नहीं रह जाएगा। तो इसलिए कुल मिला के एक्शन पैक हंगामा तो तब तक होगा जब तक 4 रहे। 3 और 4 से नीचे तो देश फिर थक जाता है, उसको थका डेड इकोनॉमी कहते हैं। तो पैसा रहेगा, सब अमीर हो जाएंगे, लेकिन किसी को कोई मतलब नहीं होगा, लोग आलसी हो जाएंगे, जैसा जापान का है। बट कुल मिला के कहानी ये है कि सिस्टम अभी अच्छी खासी 4 में चलेगी। दिस इज व्हाट वी बिलीव। ठीक है, ओके टीम, एवरीबॉडी बाय बाय, गुड डे। थैंक यू। किसी को भी रिकॉर्डिंग और इसकी रिक्वेस्ट हो तो अपने व्हाट्सएप वाले पे डाल दीजिएगा कि सेंड रिकॉर्डिंग, तो दे विल सप्लाई यू बैक। थैंक यू, बाय बाय।